हम ताकत की परिभाषा पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मीन ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध पर काबू पाने की योग्यता मांसपेशियों की शक्ति कहलाती है। शक्ति शारीरिक क्रियाओं के प्रदर्शन के लिए आवश्यक है। यह क्रिया प्रतिदिन जीवन यापन को संबंधित शारीरिक क्रियाएं स्वास्थ्य के सुधार के लिए सहज तीव्र क्रियाएं होती है। खेलों में जैसे कि अत्यधिक तीव्र क्रियाएं हो सकती है तथा शक्तियों के अभाव में कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। इसलिए ताकत शारीरिक क्षमता का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शारीरिक क्षमता क्या है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट अवयव है। इसमें कई साइंटिस्टों ने अपने विचारधारा रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वैरो और मैकेजी ने क्या कहा था, क्योंकि उनका बात बहुत ही छोटी थी। उन्होंने ये कहा था कि संपूर्ण शरीर की या इसके किसी भी अंग के बाहर शक्ति लगाने की क्षमता होती है। शक्ति का मतलब ही यही होता है कि आपके पास जितना स्ट्रेंथ है वो सारे स्ट्रेंथ क्या करते हो? आप लगाते हो। बाकी साइंटिस्ट जो थे यही बात पे ही उनके भी यही मत थी। नाटजेंस और क्रेमर ने भी यही बात कहा था कि अधिकतम बल का एक मांसपेशीय और मांसपेशीय समूह निर्दिष्ट वेग पर उत्पन्न कर सकता है। तो सबके अपने अपने यही मतभेद थे। ठीक है, सबके अपने यही डेफिनेशन थी। ठीक है, उसके बाद है ताकत के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ स्ट्रेंथ। आपने समझ लिया होगा कि ताकत के बहुत से स्ट्रेंथ होते हैं। तो पहले तो यही आता है कि विभिन्न प्रकार के खेलों के लिए अलग अलग स्तर की ताकत की आवश्यकता होती है। किसी खेल में क्या होता है? ताकत की बहुत कम आवश्यकता होती है, किसी में क्या होता है? बहुत ताकत की जरूरत पड़ती है, और कहीं कहीं तो दिमागी जरूरत पड़ती है। तो हर जगह खेल की अपनी एक विशेष महत्व माना गया है। उदाहरण के लिए स्प्रिंटर रेसर द्वारा आवश्यक और प्रकार की ताकत मैराथन धावक की ताकत के निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है स्थायी ताकत, यानी स्टैटिक स्ट्रेंथ। स्टैटिक स्ट्रेंथ क्या होती है दोस्तों? इसमें यही होती है कि स्थायी ताकत को आइसोमोटिक्स ताकत भी कहा जाता है। यह मांसपेशी द्वारा किसी दबाव के प्रतिरोध करने की योग्यता होती है। अस्थायी ताकत को डायनोमीटर्स द्वारा मापा जाता है। आपने देखा होगा कि जिसको नापने की जो टेक्निक है उसको डायनोमीटर कहते हैं। इस ताकत का उपयोग सामान्य खेलों में नहीं होता है, परंतु यानी वेट लिफ्टिंग में ताकत का प्रयोग खंडे में किया जाता है, छोटे छोटे खंडों में इसको विभक्त किया जाता है। उसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है गतिशील ताकत, यानी डायनामिक स्ट्रेंथ। गतिशील ताकत को आइसोटोनिक्स ताकत भी कहा जाता है, क्योंकि आइसोटोनिक्स की तरह ये काम करता है, क्योंकि यह गति में संबंधित है। पुल अप और पुश अप करते समय हमें गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। ऐसी क्रियाओं को करते समय गतिशील ताकत की क्षमता कम होती रहती है और इसके परिणाम से कुछ समय का मांसपेशियों कार्य करने में असमर्थ हो जाती है। तो जो मांसपेशियां होता है वो क्या हो जाता है दोस्तों? असमर्थ हो जाता है, क्योंकि आप पुश अप पुश ओ कर रहे हो। तो इससे ऐसे ही होगा कि पुल अप और पुश अप करने से यही होता है कि आपकी मांसपेशियों की जो असमर्थता है वो घट जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति एक ही अधिक पुल अप या पुश अप करने के समर्थ होता है। जब कोई गतिशील ताकत का प्रयोग करते हैं तो गतिशील स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। प्रत्येक खेल गति के दौरान ताकत विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं। सामान्यतः गतिशील ताकत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, इसको 3 भागों में विभाजित किया गया। एक है मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दूसरा है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, एंड्रेंस स्ट्रेंथ। नाम से जैसे आपको पता है कि अधिकतम ताकत, विस्फोटक ताकत, ताकतीय सहनशीलता। तो सिंपल सी बात है, विस्फोटक का मतलब समझ सकते हो कि हमें कुछ समय के लिए ताकत बहुत मात्रा में चाहिए होता है। तो सबसे पहले चलो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पे हम आते हैं, अधिकतम ताकत के ऊपर। यह अधिकतम दबाव के विरुद्ध कार्य करने की क्षमता है। अधिकतम ताकत सामान्य अधिकार खेलों में प्रयुक्त नहीं होती है। यह सामान्य उन खेलों में प्रयुक्त होती है जहां अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट पुल हो, हैमर थ्रो हो, डिस्क थ्रो हो, जेवलिन थ्रो हो इत्यादि। ये सारे के सारे जो होते हैं इनमें हमें अधिकतम ताकत की आवश्यकता होती है, यह आपने भी देखा होगा। अन्य खेलों में अधिकतम ताकत की आवश्यकता थोड़े समय के लिए होती है। उदाहरण के लिए जिम्नास्टिक्स में, रोमन रिंग्स में, क्रॉस स्थिति में, स्पीटिंग्स में, इम्बेड स्टेट में, और गति बढ़ाने के दौरान लंबी कूद, ऊंची कूद, टिम्पल छलांग और पोल वॉल्ट्स के दौरान टेक ऑफ लेते समय आदि। ऐसे खेलों में अधिकतम ताकत वास्तविकता में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये चीजें बहुत ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती है। उसके बाद विस्फोटक ताकत है एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ। विस्फोटक ताकत को किसी भी दबाव के विरुद्ध उच्च गति के साथ प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इसमें क्या, उच्च गति, बहुत ही तेज गति से इसमें रिस्पॉन्स दी जाती है। वास्तविक में यह ताकत और गति क्षमता का मिश्रण है, यानी ये ताकत और गति की क्षमता का मिश्रण है दोनों का, क्योंकि ताकत भी चाहिए और आपकी गति भी चाहिए, तभी तो ये इसको विस्फोटक ताकत कहा गया है। विस्फोटक ताकत का प्रयोग सामान्य स्प्रिंट, स्टॉट यानी वृत्तवन, शॉर्ट पुल, हैमर थ्रो, जैवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, लंबी छलांग, ऊंची छलांग, ट्रिपल जंप्स और पोल वॉल्ट्स में किया जाता है। कुछ सीमा तक इसका उपयोग सहनशीलता, इवेंट विशेषकर आरंभिक स्तर पर और गति बढ़ाने के दौरान किया जाता है। उपयुक्त लिखित खेलों में
इस बल का उपयोग एक विस्फोटक के रूप में किया जाता है, इसलिए इसे विस्फोटक ताकत का नाम दिया गया है। आगे हमारा क्या है, आगे है ताकत सहनशीलता, एंड्रेंस स्ट्रेंथ। यह ताकत और सहनशील क्षमता के मिश्रण है। ताकत सहनशीलता को किसी दबाव या थकावट की स्थिति में भी प्रतिरोध करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह स्थिर या गति ताकत का रूप हो सकता है। इस बात पर निर्भर करता है कि गति स्थिर है या गतिशील है। ये बात बहुत जरूरी है कि वो जो कार्य हो रहा है वो गतिशील है या स्थिर है। ताकत सहनशीलता का उपयोग सामान्य लंबी दूरी की दौड़, तैराकी, सड़क पर साइकिलिंग, पोल वॉल्ट आदि संपर्क खेलों में किया जाता है। अंततः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ताकत सहनशीलता का प्रयोग सामान्य सभी खेलों में होता ही है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ताकत सुधारने की विधि आइसोटोनिक्स, ठीक है, मेथड ऑफ इंप्रूव टू स्ट्रेंथ ऑफ द आइसोमेट्रिक्स, आइसोटोनिक्स, आइसोकाइनेटिक्स, तो इसमें दिया गया। तो हम इसमें कई भागों में इसको सुधारा गया है। ताकत में सुधार के लिए विधियां बताई गई है, ये 3 विधियां हैं, तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। इस आइसोमेट्रिक व्यायाम की पहचान सर्वप्रथम हैटिंगर और मूलर्स के द्वारा किया गया था। इन्होंने इसकी प्रतिपादित किया था, ठीक है, ये किया था 1953 में, 53 में किया था, 1953 में। इसका विचार था कि इन व्यायामों द्वारा विस्तृत ताकत के विकास किया जा सके। विस्तृत ताकत का क्या किया जा सके, विकास। इसलिए इसने आइसोटोमिक्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द आइसो अथवा सामान्य और मैट्रिक्स का मतलब होता है लंबाई से हुआ, जिसका अर्थ होता है सामान्य लंबाई। इस प्रकार की ताकत प्रशिक्षण व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई कार्य के दौरान एक सामान्य रहती है। इस प्रकार की ताकत में कोई बाहरी गति प्रतीत नहीं होती है, ठीक है। इसमें जो होती है कार्य जो होती है शून्य हो जाती है, जो यानी कार्य आप करते हो वो एकदम शून्य हो जाती है। अंत इन व्यायामों द्वारा कोई गति नहीं दिखाई नहीं देती है, हालांकि व्यक्ति द्वारा मांसपेशियों में दबाव को महसूस किया जाता है। आइसोमेट्रिक्स व्यायाम में मांसपेशियों में संकुलन होता है, परंतु जोड़ों में कोई गति नहीं होने के कारण मांसपेशियों की लंबाई सामान्य रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों की लंबाई सामान्य रहती है। इन व्यायामों में मांसपेशियों में अत्यधिक तनाव उत्पन्न होती है, जैसे कि मांसपेशियां जटिल हो जाती है, परंतु कोई भी गति नहीं होती है। मांसपेशियों की लंबाई व्यायाम के दौरान बदलती नहीं है। इस प्रकार के व्यायामों में सिकुड़न और फैलने वाली मांसपेशियों में अत्यधिक दबाव महसूस होती है, जबकि कोई गति नहीं होती है। यह व्यायाम मैराथन, जिम्नास्टिक्स, कुश्ती और कबड्डी में प्रभावशाली होती है। यानी कुश्ती और कबड्डी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इस व्यायामों में उत्तम उदाहरण दीवार को धकेलना, अत्यधिक भारी वजन उठाना, ऐसा इसको बनाए रखना या रस्सी खिंचाव आदि होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कार्य इज इक्वल टू ताकत गुना ताकत की दिशा में दूरी तय करना, यानी वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इनटू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये दोनों चीजें जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद दोस्तों इसका लाभ क्या है, आइसोमेट्रिक व्यायाम के कुछ लाभ ही हैं। आइसोमेट्रिक आ जाता है एग्जाम में कि आइसोमेट्रिक के क्या एडवांटेज है, एडवांटेज ऑफ आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज। तो सबसे पहले तो यही होती है, इसकी लाभ क्या होती है, आइसोमेट्रिक व्यायाम में किसी भी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। सबसे पहली बात किसी उपकरण, क्योंकि ये अचल यानी इमरेबल वस्तु का प्रयोग किया जाता है। आइसोमेट्रिक ताकत प्रशिक्षण व्यायामों द्वारा उच्च स्तर की स्थायी ताकत और अधिकतम ताकत की विकास किया जाता है, अंततः संपूर्ण मांसपेशीय ताकत के लिए प्रभावी होता है। दूसरा ये बताया गया इन व्यायामों का प्रयोग गर्म होने यानी वार्म अप के लिए प्रभावशाली है। अगर मान लीजिए जो खिलाड़ी आप देखते हो क्रिकेट में पहले वो कूदते रहते हैं, इसलिए कूदते हैं कि वो वार्म अप कर रहे होते हैं और अपने शरीर में गर्मी लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक है। यह चोटग्रस्त खिलाड़ी द्वारा भी प्रयोग किए जा सकते हैं जो खिलाड़ी देखभाल और सावधानी प्रक्रिया गुजर रहे हों। इन व्यायामों के लिए कम समय की आवश्यकता होती है, जबकि इसका प्रभावी अधिक होता है। देखिए कम समय के लिए होता है लेकिन इसका प्रभाव सबसे अधिक होता है। अब इसमें क्या है, कुछ हानियां भी होगी, तो उसका हानियां भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज क्या कहती है, आइसोमेट्रिक व्यायाम में रक्त दबाव बढ़ जाती है और हृदय रोगियों के लिए निर्देश नहीं होते हैं। एक प्रकार के व्यायाम में कुछ दिनों बाद रुचि कम हो जाती है, यानी बंदों की जो होती है कुछ आपको पता ही है, कुछ समय के लिए करते हैं उसका रुचि लोग कम कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी खतरनाक है। मैंने कहा ना कि अधूरा चीजें हमेशा खतरनाक होता है, तो ये बातें सबको समझना चाहिए। आइसोमेट्रिक व्यायाम में कम विविधता होती है, यानी अधिक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती। इन व्यायामों के द्वारा स्थायी ताकत विकसित होती है, जबकि अधिकतर खेलों में गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। तो इसमें अस्थायी ताकत होती है विकसित, इसीलिए और कभी कभी आपको पता है गतिशील ताकत की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम यानी आइसोमेट्रिक हमने कर लिया। अब इसमें क्या है, आइसोटोनिक व्यायाम यानी आइसोटोनिक एक्सरसाइज क्या होता है। इन व्यायामों को डी लून द्वारा 1954 में विकसित किया गया था, ठीक है, जिसका लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है सामान्य दबाव यानी सेम टेंशन यानी सामान्य दबाव। इन ताकत प्रशिक्षण व्यायामों में मांसपेशियों के समूहों में गति के साथ तनाव उत्पन्न होती है। गति के साथ क्या उत्पन्न होती है दोस्तों, तनाव।
आइसोटोनिक व्यायाम में क्रिया के दौरान मांसपेशियों में लंबाई, बदलाव और तनाव महसूस होते हैं। इन व्यायामों के दौरान कार्य उत्पन्न होती है, जैसे कूदना, दौड़ना, भार उठाना, गति के साथ कोई क्रिया करना आदि। आइसोटोनिक व्यायाम दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे याद रखना, कॉन्सेंट्रेटिक एक्सरसाइज एंड इसेट्रेटिक एक्सरसाइज, यानी सकेंद्रिक व्यायाम और विकेंद्रिक व्यायाम। ठीक है, सकेंद्रिक और विकेंद्रिक व्यायाम बहुत काम का क्वेश्चन सब है, ध्यान रखना, कर साथ में आप लिखते भी जाओ कि सकेंद्रिक व्यायाम और विकेंद्रिक, यानी कॉन्सेंट्रेटिक एक्सरसाइज एंड एक्सटैटिक एक्सरसाइज। सकेंद्रिक व्यायाम क्या होती है? यह क्रिया के दौरान ऊपर की ओर गति करते हैं, जिसमें एनागोट्रिक्स यानी एंजास्टिक्स सिकुड़ने वाली मांसपेशियों क्रिया दौरान छोटी हो जाती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है बात कि ये क्या हो जाती है दोस्तों, छोटी हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, जबकि जो एंटीजेनेसिस मांसपेशियां होती है, इसके फैलाव वाली मांसपेशियों की लंबाई बढ़ जाती है और इस प्रकार के व्यायामों में मांसपेशियों का एक समूह यानी सिकुड़ने वाली मांसपेशियां सिकुड़ता है और विपरीत मांसपेशियों समूह फैलाव वाली मांसपेशियां होती है, आराम की स्थिति में होती है। सेकेंडरी व्यायाम के उत्तम उदाहरण बाइसेप है जो ऊपरी भुजा की ओर होती है। मांसपेशियों को मोड़ना, डबल उठाना और गेंद फेंकना आदि सब कुछ इसमें शामिल होता है। विकेंद्रिक व्यायाम क्या होती है दोस्तों? ये आइसोटोनिक व्यायाम का वह प्रकार है जिसमें फैलाव वाली मांसपेशियों की लंबाई कम होती है, जबकि सिकुड़ने वाली मांसपेशियों की लंबाई क्रिया के दौरान बढ़ जाती है, जैसा कि हाथों के नीचे की ओर घुमाना आदि। इस व्यायामों को फैलाव वाले मांसपेशियां सिकुड़ती है और सिकुड़ने वाली मांसपेशियां आराम की स्थिति में होती है। विकेंद्रिक व्यायाम के उत्तम उदाहरण सबसे अच्छा यही होता है कि गेंद को किक करना, ठीक है, सिट अप यानी पुश अप, डिस्कस, ये सारे के जो होते हैं बहुत ही इजी होती है। ठीक है, अब इस व्यायाम के जो है आइसोटोनिक एक्सरसाइज के कुछ आपको पता है, कुछ एडवांटेज भी होगा तो डिसएडवांटेज भी होगा। तो ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। यह कहता है कि इसकी क्या एडवांटेज यानी लाभ क्या है इसकी। ठीक है, यह व्यायाम ताकत और सहनशीलता विकसित करते हैं क्योंकि दोनों को एक साथ विकसित किया जा सकता है। ठीक है, आइसोटोनिक व्यायाम द्वारा लचक में सुधार होती है, अंततः मांसपेशियों में अधिक सिकुड़न की योग्यता होती है, यानी मांसपेशियां बहुत जल्दी सिकुड़ जाती है। यह मांसपेशियों में परिवर्तन लाता है, उदाहरण मांसपेशियों का आकार और मोटाई बढ़ जाती है। मांसपेशियों की जो आकार होती है, मोटाई बढ़ जाती है। इन व्यायामों का प्रयोग विस्फोटक ताकत के साथ सहनशीलता विकसित करने के लिए किया जाता है। ताकत के साथ क्या होता है, सहनशीलता को विकसित करने के लिए किया जाता है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होगा, हानियां क्या होगा? कई बार व्यायाम करने के लिए उपकरणों की आवश्यकता होती है, यही प्रॉब्लम सबसे बड़ी रहती है। ठीक है, खिंचाव या दबाव वाली चोट की संभावना रह जाती है, इस वजह से थोड़ा सा डिसएडवांटेज में आ जाती है। अगला टॉपिक हमारा दोस्तों क्या है, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज। आइसोकाइनेटिक व्यायाम क्या होती है? आइसोकाइनेटिक व्यायाम ताकत प्रशिक्षण व्यायाम की पहचान पेरोनी ने किया था 1968 में द्वारा की गई थी। ये लतीन भाषा के शब्द का सामान्य गति से जुड़ा हुआ यानी सेम मोशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहले में हमारा किससे जुड़ा हुआ था दोस्तों, जिसमें हमने आइसोटोनिक किए थे, उसमें क्या था? ठीक है, उसमें क्या था आपको दोस्तों बताओ? हाँ, तो उसमें पहले था आइसोटोनिक में था सेम टेंशन, आइसोटोनिक में हमने क्या पढ़ा था? सेम टेंशन। ठीक है, और इसमें क्या है, जो हमारा क्या है, आइसोकाइनेटिक में है सामान्य गति। तो ये बात ध्यान रखना कि इसकी लैटिन भाषा में क्या होता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी होती है। वहाँ एग्जामिनर में ऐसे ही आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना चाहिए, ओपनिंग भी कोई क्वेश्चन का ऐसे ही होता है। इस प्रकार के व्यायामों में गति के साथ संकुलन और फैलाव वाली मांसपेशियों में निरंतर तनाव भी उत्पन्न होती है। यह मांसपेशी संपूर्ण गति के दौरान सामान्य गति से अधिकतम सिकुड़ती है, यानी काफी इसमें सिकुड़न रहती है, जैसे कि दोनों सिकुड़न और फैलाव वाली मांसपेशियों एक साथ सिकुड़ती है। यहाँ दोनों सिकुड़न और फैलाव वाली स्थिति बनी रहती है। कहते हैं कि इसके बाद जो होती है मांसपेशी पूरी तरह से रहती है, दबाव में रहती है, दबाव महसूस कर सकते हो। आइसोटोनिक व्यायाम में संकुलन और फैलाव वाली मांसपेशियां एक साथ विकसित होती है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इनके जो होते हैं आपस में ही काफी विकास होती है। इनमें विशेष उपकरण जैसे साइक्लिंग्स, ऊपर की ओर तैराकी, भारोत्तोलन मशीन जिसमें स्प्रिंग और लचीला दबाव हो आदि आवश्यक होती है। तो ये चीजें जो होती है वहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रख जाती है। उसके बाद जो है इसके कुछ लाभ भी हैं, तो लाभ देख लेते हैं क्या है। यह व्यायाम सामान्य सभी खेल क्रियाओं के लिए आवश्यक और प्रभावशाली होता है, यानी जितने भी खेल क्रियाएं होती है उनके लिए प्रभावशाली माना जाता है। यह सभी प्रकार की ताकत जैसे विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत और ताकत सहनशीलता विकसित करते हैं, यानी ये चीजें जो होती है तीनों जगह भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
आइसोटोनिक व्यायाम उच्च स्तर की गतिशील और स्थायी ताकत को विकसित करती है। देखिए दोस्तों, ये आइसोटोनिक व्यायाम जो होती है ना, वो गतिशील और स्थायी ताकत को काफी विकसित करती है। जो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखता है, ये आपको जो मैंने तीनों ताकतों के बारे में बताया है, आइसोटोनिक, ठीक है, और ये जो काइनेटिक सब ये सब है, वो बहुत ही एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखना, अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो ये क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, और आप इसको इग्नोर कर दोगे क्योंकि आपने ढंग से पढ़ ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो उसमें सबसे अब आ गया है इसका हानि। अब देखिए, डिसएडवांटेज तो रहती है, कहते हैं अगर किसी चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो बनी रहती है, हमेशा रहता ही है, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आपको भी समझ है। यह व्यायाम किसी कोच के निरीक्षण में किए जाने चाहिए, तो इसलिए कोच रखना पड़ता है, इसके एडवांटेज यही हो जाती है। इन व्यायामों में विशेष उपकरण की आवश्यकता होती है, यानी इसमें जो है आपको मशीन्स की जरूरत पड़ जाएगी। अब यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है कि इन दोनों में क्या होता है, कुछ डिफरेंस होती है। चलो डिफरेंस भी हम देख लेते हैं कि इनके डिफरेंस क्या क्या होते हैं। इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है कि इसमें यह बताया गया है कि देखिए, परिचय इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हैटिगर एवं मुलर्स ने किया था इसको, आइसोमेट्रिक्स का। और ये इसको जो है आइसोटोनिक्स को किसने किया था, डी लोनिस ने किया था। आइसोटोनिक्स जो है आइसोकाइनेटिक्स जो है उसको पेरिन ने किया था। तो ये आपको नाम याद रखना चाहिए किस किसने किया है। अब अवश्य उपकरण क्या होता है, इसमें ना या बहुत ही कम उपकरण की आवश्यकता होती है। उपकरण की आवश्यकता इसमें ना या बहुत ही कम होती है। इसमें उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, तो ये बात ध्यान रखना है। इसकी गति क्या होती है, इसमें कोई प्रत्यक्ष गति नहीं होती है, इसमें प्रत्यक्ष गति होती है, इसमें प्रत्यक्ष गति होती है। अब इसमें क्या है, इसके प्रकार इट्स टाइप्स, इसका शून्य रहता है, कोई टाइप्स नहीं रहती। इसमें आपके होते हैं दो तरह के होते हैं, आपने पहले ही पढ़ चुके हो, सकेंद्रिक व्यायाम और विकेंद्रिक व्यायाम होती है, ठीक है। तो आइसोटोनिक्स में आता है। और आइसोकाइनेटिक्स में इसमें शून्य होता है, यानी कोई भी इसमें टाइप्स नहीं होती है। तो ये बातें जरूरी है। अगला है मांसपेशियों पर दबाव, यानी मांसपेशियों पर अधिक दबाव इसमें पड़ता है, मांसपेशियों पर इसमें औसतन दबाव पड़ता है, और इसमें क्या होता है, मांसपेशियों पर उच्चतम दबाव पड़ता है। तो ये डिफरेंस बहुत ही अच्छा है और आपके लिए भी फायदेमंद है। अगला है मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव। इसमें क्या होती है बदलाव, मांसपेशियों की लंबाई जैसे कि संकुचन और फैलाव वाली मांसपेशियों में लंबाई सामान्य रहती है, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहती। मांसपेशियों की लंबाई में बदलाव होती है, सेकेंडरी मांसपेशियां सिकुड़ जाती है, समझिए, इसमें सिकुड़ जाती है इसमें। और अगला में क्या होता है कि मांसपेशियों में लंबाई जैसे कि फैलाव और सिकुड़ना मांसपेशियों सिकुड़ जाती है, यानी इसमें सिकुड़ के दबाव पड़ती है। उसके बाद क्या है दोस्तों, विकसित करने में सहायक, यानी अस्थायी ताकत और अधिकतम ताकत विकसित होती है। इसमें विस्फोटक ताकत और ताकत सहनशीलता विकसित होती है। सभी प्रकार की ताकत विकसित होती है, जैसे विस्फोटक ताकत, अधिकतम ताकत और ताकत की सहनशीलता। तो इस तरह की इसमें पावर होती है। उसके बाद है लाभदायक, यानी गुड फॉर ताकत वाले खेल जैसे कुश्ती, जूडो, जिम्नास्टिक्स, कबड्डी, भारोत्तोलन इत्यादि इसमें सम्मिलित होती है। साधारण इसमें सभी खेल क्रियाएं विशेषकर कौशल खेलें होती है। इसमें क्या होता है, ये क्रियाएं के लिए होता है, यानी खेल क्रियाओं के लिए इसमें उपस्थित होती है। एग्जाम्पल देखिए क्या है, इसमें दीवार को धकेलना, स्थायी स्थिति बनाए रखना, अत्यधिक वजन उठाना, ये चीजें इसमें सम्मिलित होती है। किसमें, ये होता है आइसोमेट्रिक्स में। और जो आपका आइसोटोनिक्स में होता है, वो उसमें क्या होता है, कूदना, दौड़ना, भार उठाना, गेंद को किक लगाना, गेंद पकड़ना इत्यादि। उसके बाद क्या होता है, आइसोकाइनेटिक में क्या होता है दोस्तों, साइकिलिंग, तैराक, मशीन द्वारा भार प्रशिक्षण जिसमें स्प्रिंग या लचक वाली दबाव हो, तो इस चीजों का उपयोग किया जाता है। इसमें नॉट रिकमेंडेड, इसमें यानी कोई सिफारिश नहीं की जाती। जैसे रक्त दबाव बढ़ जाता है, हृदय रोग के लिए सिफारिश नहीं हो की जाती है। इसमें जो हृदय रोगी होते हैं उनको लिए ऐसा एक्सरसाइज नहीं माना किया गया है। इसमें क्या होता है, यदि गति तेज हुई तो चोट लग सकती है इसमें। और इसमें जो होती है आप लास्ट वाले में जैसे काइनेटिक है, उसमें क्या होती है, चोट की संभावना इसमें बनी रहती है। तो इस तरह से जो है हमारा तीनों जो है टॉपिक था दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें यही बात बताया गया है कि इसकी परिभाषा, यही बात समझाने की कोशिश किया गया है। सहनशीलता, सहनशीलता आप समझ सकते हो क्या होता है, इंहेरेंस होता है, ठीक है। सहनशीलता का मतलब ही यही होता है कि आप कोई गेम में कितना सह सकते हो। आपको पता ही है कि कोई अगर खिलाड़ी रिंग में है, अगर मार खा रहा है, तो उसके पास कितना सहने की क्षमता है, ये बात डिपेंड करता है, तभी तक वो खेल में बना रहता है। जैसे मैं भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, मैं भी तभी तक बना रहूँगा जब तक आप मुझे सहयोग दोगे। अगर नहीं दोगे तो क्या मैं भी क्विट कर जाऊँगा, मुझे भी क्या ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी अपना जीवन जो है चला ही रहा हूँ, ठीक है। मैं तो आपकी भलाई के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आप अभी भी क्या की हो, शेयर नहीं करते हो, न दोस्तों को बताते हो, तो इससे क्या होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाता दोस्तों, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों की भलाई हो सके, ठीक है।
और आपने कभी भी, मेरा एक थोड़ा सा सलाह जरूर रहता है, हमेशा एक वीडियो में हमेशा बोलता हूँ कि वीडियो देखा करो तो पूरा देखा करो। इससे मेरा कुछ ओवर्स मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा मतलब सिर्फ इतना से है कि आपको समझ में पूरा टॉपिक अच्छे से आ जाए, ठीक है। अगर नहीं समझने का दिल है, अगर मेरा नहीं अच्छा लग रहा है तो आप इस पर आओ ही मत। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्यों अपना बर्बाद करोगे समय? आपका समय इतना बहुमूल्य है, क्योंकि आपको पढ़ाई करना है, देश का भविष्य सुधारना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ अगर आपको मेरा टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया ना आए, चैनल पे नहीं आए तो ही बेटर है। क्योंकि मैं कहता, मेरा विचार यही है कि आप अच्छे नागरिक बनो, अच्छे समझदार बनो। तो मेरा कोशिश यही रहता है कि आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ। चलिए, ये तो आपके लिए बातें थी। अब मेरी जो टॉपिक है उस पर आ जाते हैं हम, टाइम वेस्ट ना करके। तो सबसे पहले तो इसकी परिभाषा दिया गया है कि सहनशीलता होती क्या है। तो देख लेते हैं सहनशीलता क्या होती है। सहनशीलता तो आपको पता ही है। सहनशीलता शारीरिक योग्यता का एक महत्वपूर्ण कारक है। सहनशीलता थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। सहनशीलता प्रशिक्षण द्वारा हृदय नालिका योग्यता में सुधार होती है। सहनशीलता जो होती है एक तरह से हृदय नालिका में योग्यता में सुधार होती है और हृदय की पंप करने की क्षमता और रक्त संचार प्रणाली की कार्यशीलता में सुधार होती है। कि जो रक्त प्रणाली होती है, रक्त जो पंपिंग होती है, उस नब्सों में क्या होती है दोस्तों, सुधार होती है, ठीक है। सहनशीलता का विकास अत्यंत रूप से ताकत और गति के विकसित करता है। सहनशीलता मुख्यतः सभी खेल क्रियाओं में आवश्यक होती है। आज के दिनों में टीम और खिलाड़ियों के सामान्य कौशल स्तर और नीतिपूर्ण योग्यता होती है, जहां पर सहनशीलता प्रतियोगिता के परिणाम के विभिन्न उत्पन्न हो सकते हैं। अगर प्रतियोगिता होती है तो उसी तरह से आपको सहनशीलता भी उत्पन्न होती रहती है। आगे है कि बैरो और मैग्री ने क्या दिया था, उन्होंने भी अपना डेफिनेशन दिया था, उन्होंने भी कुछ बोलने की कोशिश किया था। वो क्या कहा था, उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि सहनशीलता की व्यक्तियों की शारीरिक क्रियात्मक क्षमता को गति के दौरान लंबे समय तक बनाए रखने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए, कोई भी आप खेल कर रहे हो, आप खेल में कितने समय तक टिके हुए हो, यही सहनशीलता होती है। अगर आप खेल में अगर 2 ही मिनट में लुढ़क जाते हो, 2 ही मिनट में आप नहीं खेलने सक्षम रहते हो, तो आप कह सकते हो कि आपको सहने की क्षमता नहीं है। हैरी ने भी ये बात बोला था कि थकावट के विरुद्ध प्रतिरोध की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है कि आप कितना जल्दी थक जाते हो, आपको कितनी जल्दी थकावट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये करना है कि सहनशीलता कितने प्रकार की होती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ना है दोस्तों, सहनशीलता का प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस कितने टाइप्स की होती है। सहनशीलता जो होती है 2 प्रकार की है। पहला तो ये है कि क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी क्रिया के प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। अब क्रिया की प्रवृत्ति क्या होती है, सहनशीलता का प्रकार। देखिए इसमें क्या है, आधारभूत सहनशीलता, पहले तो क्या आ जाता है हमारे दोस्तों, आधारभूत सहनशीलता। दूसरा होता है साधारण सहनशीलता और इसमें क्या है, विशेष सहनशीलता। तो ये तीनों टाइप जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि आधारभूत, साधारण और विशेष। इसी के बारे में हम टॉपिक में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हमारा आता है आधारभूत सहनशीलता, यानी बेसिक एंड्योरेंस। आधारभूत सहनशीलता को एरोबिक सहनशीलता भी कहा जाता है, ये याद रखना कि इसको एरोबिक सहनशीलता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आधारभूत सहनशीलता मुख्यतः एरोबिक सहनशीलता पर निर्भर होता है, एरोबिक सहनशीलता पर ही भी ये निर्भर होता है। वास्तविक में आधारभूत सहनशीलता ऐसी गति करने की योग्यता है जिसमें शरीर की विशेष मांसपेशियां शामिल होती है। इसमें विशेष प्रकार की मांसपेशियां जो होती है दोस्तों शामिल होता है और गति धीमी गति के साथ लंबी अवधि के लिए किया जाता है, यानी ये जो खेल होती है काफ़ी समय के लिए किया जाता है। जैसे कि जॉगिंग हो गया, पैदल चलना, धीमी गति से दौड़ना और मध्य गति से तैराकी, यानी 20 मिनट से अधिक समय के लिए करना इसमें शामिल होता है कि कोई भी क्रिया आपको 20 या 30 मिनट तक आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको बेसिक एंड्योरेंस कहते हैं, जो बेसिक किया जाता है। आधारभूत सहनशीलता अन्य सभी प्रकार की सहनशीलता के आधार निर्मित करता है, यानी आप इसको कर लोगे तो सभी चीज़ों का आधार जो होता है, बेस जो होती है, बन जाती है। अगला क्या है, साधारण सहनशीलता यानी जनरल एंड्योरेंस। ये सब नोट करते जाना, पॉइंट बहुत काम की है, आपको एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है। जनरल एंड्योरेंस क्या है, साधारण सहनशीलता विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा उत्पन्न थकावट का संतोषजनक प्रतिरोध करने की योग्यता होती है, यानी संतोषजनक ये क्या करता है, प्रतिरोध करता है। यह क्रियाएं प्रवृत्ति से एरोबिक और एनारोबिक हो सकती है। यह क्रियाएं निम्न या उच्च दर की भी हो सकती है, परंतु यह लंबी अवधि के लिए की
की जाती है, यद्यपि यह अवधि आधारभूत सहनशीलता क्रियाओं की अपेक्षा बहुत कम होती है। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि साधारण सहनशीलता एक खिलाड़ी को विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को लंबे समय के लिए बिना थकावट महसूस करने योग्य बनाता है। इसमें एक ही बात है, कोई भी खिलाड़ी होता है उसको हम खिलाड़ी से सिर्फ इतना बात रखते हैं कि वो बिना थकावट के साथ अपना कार्य जो है खेल का कंप्लीट कर ले। और इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके अंदर उसका जो है खिलाड़ी के अंदर सहनशीलता को विकसित करना पड़ेगा। आप भी देखते हो, आप सुबह सुबह रनिंग करने जाते हो पुलिस में भर्ती होने के लिए, यहाँ भर्ती होने के लिए, तो इसका कारण भी यही होता है कि आप क्या होता है, आपको एक प्रैक्टिस सी आदत सी बन जाती है जिसकी वजह से आप क्या करते हो, थकावट आपकी कम हो जाती है। अगर आप पहले दिन गए होगे तो आपको पता होगा कितना आपको पैरों में दर्द हुआ होगा, फिर दूसरे दिन कम हो जाता है, तीसरे दिन कम हो जाता है, उसके बाद आपको आदत सी पड़ जाती है, तो हमारा मांसपेशियां जो है सिकुड़ना और फैलना सीख जाती है। तो ये चीज़ आती है। उसके बाद हमारा है विशेष सहनशीलता, स्पेसिफिक एंड्योरेंस। इसमें क्या होता है दोस्तों, विशेष सहनशीलता किसी विशेष खेल क्रिया द्वारा उत्पन्न थकावट का प्रतिरोध करने की क्षमता होती है। कि कोई भी थकावट होता है उसको आप प्रतिरोध, मैंने अभी कहा ना कि आपको आदत से पड़ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो प्रतिरोध कर रहा है आपका। जैसे कि थकावट की प्रवृत्ति विभिन्न खेलों में विभिन्न होती है, तो आपने देखा होगा जैसा खेल वैसा थकावट, इसलिए विशेष सहनशीलता विभिन्न खेलों में विभिन्न होती है। उदाहरण के लिए कुश्ती खिलाड़ी की विशेष सहनशीलता 3 चक्र या 6 मिनट के लिए प्रभावशाली ढंग से द्वंद्व करना होता है, क्योंकि इसमें 6 मिनट के लिए द्वंद्व करना होता है, लड़ना होता है। जबकि एक मुक्केबाज के लिए 4 चक्रों में द्वंद्व करने की योग्यता होती है, यानी सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये तो चलो, ये तो हमारा जो 3 पॉइंट आपने पढ़ा था वो क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी क्रिया की प्रवृत्ति के अनुसार था ये 3। अब हमारा अगला पॉइंट ये है क्रिया की अवधि के अनुसार सहनशीलता के प्रकार। देखिए, क्रिया की अवधि के अनुसार सहनशीलता के प्रकार, यानी टाइप ऑफ एंड्योरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। अब इसमें क्या है दोस्तों, देखते हैं। इसमें यही है कि क्रिया की अवधि के दौरान जो होती है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक है गति सहनशीलता, एक अल्प अवधि गतिशीलता, एक मध्य अवधि सहनशीलता, एक लंबी अवधि सहनशीलता। यानी इसको 3 पार्टों में दोस्तों बांटा गया है, 4 पार्टों में, 4 पार्टों में, गति, अल्प और मध्यम और लंबी। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। मैं पहले कह चुका हूं कि जो मैं चैप्टर करवा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से। अगर अभी भी नहीं किया है तो कंप्लीट चैप्टर कर लो, नहीं तो पेपर में दूसरे के शक्ल देखते रह जाओगे। और मेरी बात मानोगे तो 100% कामयाबी आपके कदम चूमेंगे, आपका जो रिजल्ट होगा 100% अच्छे रहेंगे। चलिए, ये तो आपकी भलाई, आप समझो चाहे ना समझो, ये आपकी प्रॉब्लम है। देखिए क्या है, पहला गति सहनशीलता, स्पीड एंड्योरेंस। गति सहनशीलता ऐसी क्रियाओं में थकावट या प्रतिरोध करने की योग्यता है जो 45 सेकंड तक चलती रहती है, यानी कम से कम 45 सेकंड तक चलता रहता है। गति सहनशीलता का अति उत्तम उदाहरण है 400 मीटर की दौड़। सबसे अच्छा है गति स्पीड तक 400 मीटर की दौड़, ये तो आप लोग करते ही होंगे। गति सहनशीलता मुख्य ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता और योग्यता पर निर्भर करता है कि आप कितना ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है। उसके बाद दोस्तों इसमें है अल्प अवधि सहनशीलता, यानी शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। शॉर्ट टर्म तो आप समझ ही गए होंगे, अल्पकालीन, ठीक है। अल्प जो होती है यानी कुछ समय के लिए। अल्प अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेल क्रियाओं में होती है जिसमें 40 सेकंड से 2 मिनट तक थकावट का प्रतिरोध करता है, यानी जो बहुत ही कम समय के लिए होता है, अल्प समय के लिए। इस प्रकार की सहनशीलता अधिकतम ताकत सहनशीलता और गति सहनशीलता पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना आप गति है और कितना आप फास्ट कार्य करते हो, इस बात पे डिपेंड करता है। अल्प अवधि सहनशीलता का अति उत्तम उदाहरण जो है 800 मीटर की दौड़। आपने देखा होगा कि जब भी आप दौड़ते हो ना, जब आप दौड़ में पार्टिसिपेट करते हो तो आपको अल्प टाइम में ही उस कार्य को कंप्लीट करना होता है। तो आप समझ सकते हो कि उसमें विस्फोटक पावर की जरूरत पड़ती है जो कुछ समय के लिए ही जरूरी होता है। तो इसलिए कहा गया है कि इसको हम अल्प अवधि सहनशीलता, यानी कुछ ही समय में आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हो, तो इसमें अल्प सहनशीलता में आता है। अगला है हमारा मध्य अवधि सहनशीलता, मिडिल टर्म ऑफ एंड्योरेंस। मध्यम अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेल क्रियाओं में होती है जो 2 मिनट से लेकर 11 मिनट तक चलती रहती है। यह भी ताकत सहनशीलता और गति सहनशीलता का सबसे उच्चतम निर्भर करता है, ठीक है, परंतु इस स्तर पर होता है। मध्यम अवधि की सहनशीलता का उत्तम उदाहरण जो है 1500 मीटर दौड़ और एक्सट्रीम तेज स्पीड चेस दौड़ होता है, स्टेपल चेस दौड़ होती है। तो मध्यम अवधि सहनशीलता, तो इसमें आपको पता ही लग गया, जहाँ यहाँ 800 मीटर था यहाँ पर ये 1500 मीटर है, तो इससे आप खुद ही इसका अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसमें कितनी आवश्यक होगी। उसके बाद जो है लंबी अवधि। अब जैसे जैसे देखिए
पहले वाले में था 400 था, दूसरे वाले में 800 था, तीसरे वाले में 1500 था। तो जनरली है जो लंबी लॉन्ग टर्म जो कैपेसिटी होगी उसमें अधिक ही होगी, ये तो जनरल सी बात है, आपको याद रखना भी बहुत ईजी होगा। 400, 800, 1500, 2000, समझ में आया बात को? तो ऐसे भी याद करोगे ना तो आपको गति, अल्प, मध्यम, लंबी अपने आप याद हो जाएगा। तो याद करने के मैंने क्या बोला है, थोड़ा सा नॉलेज या थोड़ा सा इंटेलिजेंसी चाहिए, ठीक है। तो हमारा है लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, इसमें क्या होता है, लंबी अवधि सहनशीलता की आवश्यकता उन खेलों में होती है जो 11 मिनट से अधिक अवधि के लिए चलती है। ऐसे खेल क्रियाएं 500 मीटर, 10,000 मीटर, क्रॉस करंट, मैराथन दौड़ आदि में इसका उपयोग किया जाए। तो मैराथन दौड़ होती है, आपको पता है, इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसमें ये चलती है। आपको तो पहले 400, 800 और 1500 की दौड़ में ही आपको पार्टिसिपेट कराना पड़ेगा, तभी जाके आपके पास उतनी सहनशीलता आएगी, तब जाके आपको 5000 या 10,000 मीटर की दौड़ में पार्टिसिपेट करना होगा, आपने देखा भी होगा। उसके बाद जो है सहनशीलता विकसित करने की विधि, निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण और स्फुट प्रशिक्षण। देखिए दोस्तों, गतिशीलता अगर आपने विकसित करना है तो निरंतर प्रशिक्षण करना पड़ेगा, अंतराल में करना पड़ेगा या फॉर्टिक लेना पड़ेगा। तो इसी के बेस पे इसको डिफरेंस कैटेगरी में बांटा गया है, यानी सहनशीलता विकसित करने की प्रशिक्षण विधियाँ। तो इसमें ट्रेनिंग मेथड एंड्योरेंस ऑफ डेवलपमेंट कौन कौन सी होती है, एक तो हो गया निरंतर प्रशिक्षण, अंतराल प्रशिक्षण, ठीक है, फैक्टर एक्स ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें ये हो गया है कि आपका निरंतर प्रशिक्षण विधि में इसको क्या किया है, बांट दिया गया। अब क्या बांट दिया है, इसमें धीमी निरंतर प्रशिक्षण हो गया और तेज, फिर इसमें भी 2 पार्ट में बांट दिया, ये भी धीमी और तेज, यानी दोनों को धीमी और तेज में बांट दिया। बहुत ईजी होता है, यानी स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड एंड फास्ट कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, याद करना मुश्किल नहीं है। निरंतर, अंतराल, फोर्टेक्स। अब निरंतर में 2 पार्ट, धीमी और तेज, इसमें भी धीमी और तेज हो गया याद। कौन सी बड़ी बात थी, सिर्फ आपको मेथड और दिमाग में समझ रखने की ज़रूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा यही आता है निरंतर प्रशिक्षण विधियाँ, यानी कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। ये एक बहुत ही प्राचीन विधि है जिसमें एक खिलाड़ी लंबे समय के लिए बिना आराम किए दौड़ या क्रिया करता है। इस विधि में केवल गति को कदम भिन्नता लाते हैं। यह विधि बहुत ही उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित करती है। देखिए दोस्तों, ये निरंतर करने से क्या होता है, हमें उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित करती है। इसका सप्ताह में 1 या 2 बार अभ्यास किया जाता है। ये निरंतर अभ्यास इसका 2 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला तो ये क्या है, धीमी निरंतर प्रशिक्षण, जो हम पहले कह चुके हैं, स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड, और एक है तीव्र निरंतर प्रशिक्षण विधि, इसमें फास्ट कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड होता है। अब देखते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस होती है, तो दोनों में ही। पहले धीमी से तो आपको समझ ही गए होंगे कि जो स्लो कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड होती है, इस दौरान इसका प्रयोग लंबी दूरी को दौड़ाक, मैराथन दौड़ाक, लंबी दूरी की साइकिलिंग, डेक्सट्लॉन, एथलीट्स, फुटबॉल खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी, बास्केटबॉल खिलाड़ी आदि द्वारा उच्च स्तर की एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए किया जाता है। यानी ये सारे खिलाड़ी जो होते हैं इसको धीमी गति करते हैं। इस विधि में गति या कदम धीमी गति के होते हैं, परंतु कार्य की अवधि या दूरी लंबी होती है। क्रिया की अवधि लगभग 1 से 2 मिनट की होती है, जबकि दूरी जो होती है 12 से 15 किलोमीटर होती है। इसमें हृदय दर जो होता है 145 से 165 प्रति मिनट की निर्धारित की जाती है। इसमें धड़कन जो होता है 145 की होना चाहिए या 165 के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। कार्य धीमी गति के माध्यम गति के साथ अधिकतम क्षमता 60 से 75% तक किया जाता है। कार्य के अंत में अधिकतम खिंचाव वाले व्यायाम के साथ शरीर को ठंडा यानी कूलिंग डाउन किया जाता है, यानी कूलिंग करना बहुत ही जरूरी है शरीर को। उसके बाद आपके पास है तेज निरंतर प्रशिक्षण विधि, फास्ट कंटिन्यू ट्रेनिंग मेथड। यह विधि सामान्य तेज दौड़ाक, मध्य दूरी को दौड़ाक, ठीक है, और कौशल खेल वाले खिलाड़ियों जैसे कि बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल आदि द्वारा प्रयोग किया जाता है, जिसमें तेज क्रियाओं की आवश्यकता होती है। यह विधि 10 से 25 मिनट की अवधि के लिए की जाती है। यहाँ पर लगभग 6 किलोमीटर दूरी तय की जाती है। हृदय दर लगभग जो होती है 170 से लेकर 200 धड़कनें प्रति मिनट की रखी जाती है, ठीक है। अपनी अधिकतम क्षमता 75 से 85% कार्य किया जाता है, क्योंकि कार्य की दर लंबे समय के लिए बहुत ऊंची होती है। क्रियाओं के अंत में अधिक खिंचाव वाले व्यायाम के साथ शरीर को ठंडा किया जाता है, यानी अधिक खिंचाव वाले कार्य के लिए किया जाता है इसमें। उसके बाद है अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, जो कि इसका सेकेंड पार्ट है। इस विधि का परिचय सबसे पहले वेल्डमर या ग्रे स्लर ने किया था।
द्वारा किया गया था। दोबारा डेरेनेट द्वारा इसमें कुछ बदलाव किया गया। यह विधि सहनशीलता विकसित करने की सबसे उच्चतम विधि मानी जाती है। इस विधि में प्रत्ययन और अपूर्ण आपूर्ति यानी आराम यानी फॉर एंड इनकम्प्लीट रिकवर्स सिद्धांत को पालन किया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि एक विशेष सहनशीलता प्रशिक्षण है जिसमें उच्च दर का कार्य करने वाले जो होते हैं निम्न क्रिया आराम से सिद्धांत को पालन करती है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात है प्रत्ययन और अपूर्ण आपूर्ति, इस पे यानी इफोर्ट एंड इनकम्प्लीट रिकवर थ्योरी सिद्धांत पे काम करता है। कभी कभी एग्जाम में आता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड किस पे बेस पे काम करता है, तो आपको ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। यह विधि वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होता है जिसमें कार्य प्रत्ययन और नियंत्रण विभिन्न कारकों द्वारा अपूर्ण आराम प्रदान करने के लिए किया जाता है। कार्य की दर, गति, इंटेंस स्पीड ऑफ वर्क आउट, आयतन, अंतराल गति या कार्य करने की अवधि, डिस्टेंस एंड इंटरवल ऑफ ड्यूरेशन ऑफ वर्क आउट, ठीक है। आपूर्ति का माध्यम, मोड ऑफ रिकवर्स, हृदय दर, हार्ट रेट कितनी हो गया, प्रत्येक अंतराल के बीच जो होती है क्या रहेगी डिफरेंस, ये सब बातों पे ये डिपेंड करता है। सिंपली अगर आप इसके फॉर्मूले देखें तो यही होता है कार्य आराम कार्य यानी वर्क रेस्ट पे ये सिद्धांत पे काम करता है। अगला है अंतराल प्रशिक्षण विधि में संपूर्ण कार्य को छोटे अंतराल में रखना में विभाजित किया जाता है। इन खंडों को एक निश्चित गति पर या दर पर किया जाता है, एक निश्चित गति या दर पर किया जाता है और बीच में आराम की अवधि भी निर्धारित होती है। प्रत्येक खंड के बाद संपूर्ण आराम या आपूर्ति के समय दिया जाता है। अन्य शब्दों में संपूर्ण कार्य के खंडों में बांट दिया जाता है, यानी इसको छोटे छोटे पार्टों में क्या करते हैं दोस्तों, बांट देते हैं। तो बांटने से तो यही होता है कि आपको काफ़ी आराम पड़ जाती है और आपका जो होता है वर्कअप भी हो जाती है, आपका ट्रेनिंग भी हो जाती है। प्रत्येक खंड के बाद अपूर्ण आराम या आपूर्ति का समय दिया जाता है। अंतराल प्रशिक्षण विधि दो प्रकार के होते हैं, आपको पता है कि ये दो प्रकार की होती है, एक धीमी गति या विस्तृत अंतराल प्रशिक्षण यानी स्लो और एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, और दूसरा होता है तेज यानी फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। तो ये दो बातें आपको याद है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि दोनों का दो पार्ट है, अंतराल धीमी और तेज, तो आपको याद ही हो चुका होगा। अब इसमें क्या है, धीमी में क्या होता है, देखिए वही बात धीमी में भी आएगा। धीमी या व्यापक अंतराल प्रशिक्षण विधि यानी स्लो एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होती है, अधिकतम गति की 65 से 80% गति की कार्य दर या लंबे कदम के साथ मध्यम गति होती है। कुल दूरी जो होता है 4 से 8 किलोमीटर या कार्य के समय 30 मिनट से 40 मिनट तक होती है। इसमें 400 से 800 मीटर दूरी मध्यम गति जो होती है 3 से 5 होती है, ठीक है। धड़कने की जो होती है 140 से 170 धड़कने की मिनट रखी जाती है। प्रत्येक दोहराए गए बीच 1 से 3 मिनट की आराम की अवधि होती है। इसमें दोहराए की संख्या के बराबर 15 से 25 बार होती है। आपूर्ति के माध्यम पैदल चलना या धीमी गति से जॉगिंग करना इसमें होती है। आपने देखा ही होगा कि ऐसे धीमी अंतराल प्रशिक्षण विधि एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें आराम भी दी जाती है, धड़कन भी चेक की जाती है, हर चीज़ रहता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इस सहनशीलता प्रशिक्षण विधि में खिलाड़ी को मध्यम गति के साथ कार्य या दौड़ने के लिए निर्देश दिया जाता है, जबकि कार्य की अवधि लंबे समय के लिए होती है। अगली दोहराई है से पहले आपूर्ति का समय अपूर्ण होती है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः सप्ताह में 1 या 2 बार किया जाता है और यही 1-2 बार जो करने की जो क्षमता होती है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है। सामान्यतः मुख्य खेलों के खिलाड़ियों को फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल आदि है, जैसे लंबी दूरी की दौड़ाक, लंबी दूरी की तैराक नियमित रूप से इसका अभ्यास करता है। धीमी अंतराल प्रशिक्षण विधि द्वारा प्रयोग तब किया जाता है यदि गतिशील प्रतियोगिता में पूर्व काफ़ी दिन हो, तभी हम ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद आपका होता है तेज या गहन अंतराल अवधि यानी फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इसमें यही बात दोस्तों है कि इसमें दूरी जो होता है 80 से 300 मीटर रखी जाती है, जिसमें 30 सेकेंड और 2 मिनट के लिए तीव्र गति क्रिया की जाती है। कुल दूरी जो होता है 2 से 4 किलोमीटर या कार्य की अवधि होता है 15 से 25 मिनट रखी जाती है, ठीक है। अधिकतम गति का जो होता है 90 से 100% गति दर संपूर्ण योग्यता के साथ रखी जाती है। धड़कन की दर जो होती है 160 से 200 धड़कन मिनट रखी जाती है। दोहराई एवं बराबर दूरी जो होती है इसमें 15 से 25 बार रखी जाती है। प्रत्येक दोहराई के बाद आराम या समय 1 से 3 मिनट रखी जाती है, जो कि आपको बहुत ही आसान याद करना होता है। तेज अंतराल प्रशिक्षण विधि एरोबिक सहनशीलता विकसित करने के लिए अति उत्तम विधि मानी जाती है। इस विधि में खिलाड़ी को छोटी दूरी के लिए तीव्र गति से कार्य करता है या दौड़ता है। अगली दोहराई से पहले आपूर्ति या अपूर्ण समय होती है। इस विधि का उपयोग सप्ताह में 2 से 3 बार किया जाता है। अधिकतम खेल क्रियाएं जो होती है इसका अभ्यास किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सामान्यतः तब किया जाता है जब प्रतियोगिता निकट या तैयारी का समय बहुत ही कम हो, यानी बहुत समय कम रहेगा ना, तभी जाकर इस मेथड का उपयोग किया जाता है, जो कि मेथड बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है। अब इसके कुछ लाभ और कुछ जो होते हैं हानियां भी है। तो सबसे पहले हम इसके लाभ देख लेते हैं क्या है दोस्तों, यानी एडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। देखिए क्या है इसका
लाभ, अंतराल प्रशिक्षण विधि संचालन और सृजन से आसान होती है क्योंकि कोच द्वारा अपने प्रशिक्षार्थी का आसानी से निरीक्षण कर सकता है। इसमें बहुत ही आसानी से निरीक्षण की जा सकती है। कम दिनों में ही उच्च स्तर की सहनशीलता विकसित की जाती है। बहुत ही कम समय में उच्च सहनशीलता विकसित की जाती है। उचित अत्यधिक दबाव या ओवरलोडिंग द्वारा खिलाड़ियों में सुधार किया जा सकता है। खिलाड़ियों की गति का मापन और मूल्यांकन आसानी से किया जाता है। आराम और आपूर्ति को महत्व दिया जाता है। इसमें आराम और आपूर्ति दोनों की महत्व दी जाता है। अंततः अत्यधिक थकावट की संभावना कम होती है। कार्य के उचित अनुकूलन की प्राप्ति होती है। सहनशीलता विकास में सहायक होता है। यह विधि दौरान स्पीड और मध्यम दूरी के दौरान, लंबी दूरी के दौरान के लिए प्रभावशाली हो जाता है। अंततः सप्ताह में 1 या 2 बार अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। यह मुख्यतः सभी खिलाड़ी क्रीड़ाओं द्वारा प्रभावशाली है क्योंकि यह गति की सहनशीलता का विकास करने में सहायक होता है। यानी आप कह सकते हो कि हर खिलाड़ी जो किसी भी खेल से संबंध रखता हो वो भी इसको बहुत ही आसानी से और अपनी सहनशीलता को विकास करने में महत्वपूर्ण बना सकता है। तो ये बहुत ही जरूरी मानी जाती है। अब क्या है, इसका कुछ डिसएडवांटेज है, वो क्या है? अंतराल में हानियां या डिसएडवांटेज इंटरवल ट्रेनिंग्स में क्या होता है? सबसे पहले तो चोट लगने की संभावना अधिक रहती है। तो ये बात इस पर आ जाती है। देखिए दोस्तों, खेल है तो चोट भी है, तो जनरल सी बात है। प्रतियोगिता में पूर्व उच्चतम प्रदर्शन विकसित होती है और प्रतियोगिताशील समय बनाए रखना कठिन होता है। यानी प्रतियोगिता के समय तक बनाए रखना बहुत ही थोड़ा सा कठिन माना जाता है इसको। नियमित प्रशिक्षण द्वारा हृदय रोग की संभावना रहती है, यानी हृदय रोग होने की चांसेस इसमें बढ़ जाता है। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि यानी फास्ट ट्रैक जो है ट्रेनिंग मेथड, जो हमारा लास्ट मेथड है, फास्ट ट्रैक एवं एवरेज विधि शब्द जिसका अर्थ खेल गति स्पीड प्ले से है। इस विधि का परिचय स्ट्रिक और एस्टर हेलर द्वारा किया गया था। यह सहनशीलता और गति विकसित करने की एक प्रभावशाली विधि है। इस विधि में खिलाड़ी द्वारा प्राकृतिक मार्ग और वातावरण का उपयोग किया जाता है। यानी आप इसमें क्या करते हैं, नेचर का ही यूज करते हो। अंततः प्राकृतिक मार्ग का उपयोग दौड़ने के लिए किया जाता है। खिलाड़ी आरंभिक बिंदु द्वारा अपनी गति को मुक्त रूप से भागता है। वो चाहे तेज या धीमी गति से दौड़ रहा हो, खिलाड़ी स्वयं ही अपनी गति निर्धारित और नियंत्रण रखता है। खिलाड़ी अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है। यह लघु मार्ग या लंबे मार्ग हो सकता है, यानी छोटा भी और बड़ा भी मार्ग हो सकता है। खिलाड़ी पैदल चलने या धीमी गति के जॉगिंग द्वारा आराम कर सकता है। धावक तेज गति से दौड़ सकता होता है, परंतु यह बात ध्यान में रखना होता है कि उसे निश्चित समय में अंतिम बिंदु तक पहुंचना ही होता है। फाटे प्रशिक्षण विधि में प्राकृतिक मार्ग का चुनाव किया जाता है। इसमें याद रखना कि प्राकृतिक विधि मार्ग का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहाड़ी, जंगल, रेत, नदी किनारे, सड़क, शहर के बाहर क्षेत्र आदि शामिल हो जाते हैं। इस विधि को आरंभ करने से पहले खिलाड़ी को उचित गरमाना चाहिए, अपने बॉडी को वार्म अप करना चाहिए। इसमें औसतन 10 से 20 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। इस कार्य की अवधि 1 से 2 घंटे निर्धारित की जाती है। आप जैसे चित्र में देख सकते हो कि इसमें जो है पहाड़ी, माउंटेनर एरिया, फास्ट रनिंग वॉक, जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, रनिंग वाटर, ठीक है, रनिंग रोड्स, ठीक है, फिनिशिंग। तो इस तरह से जो होता है व्यक्ति के अंदर काफ़ी हद तक विस्फोटक पावर इसमें विकसित की जाती है, क्योंकि इसमें सारे कुछ जो होती है नेचुरल होती है। यानी जो खिलाड़ी हर तरह का इंटरवल इसमें यूज़ करता है, इसीलिए इसको सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट माना गया है। इसको करने के बाद खिलाड़ी को कोई और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, यानी लाभ और हानियाँ हैं। देखते हैं क्या है इसकी जो लाभ है, एडवांटेज है, वो क्या है दोस्तों, देख लेते हैं। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि का प्रयोग आराम या आपूर्ति दोनों में किया जाता है। आराम और आपूर्ति दोनों में किया जाता है। यह रचनात्मक को बढ़ावा देता है और शारीरिक योग्यता के साथ साहसिक अनुभव भी प्रदान करता है, यानी यह अनुभव भी प्रदान करता है। यह सहनशीलता प्रशिक्षण विधि प्राकृतिक का अनुभव भी प्रदान करता है, यानी प्राकृतिक का भी अनुभव इसमें प्रदान होती है। अत्यधिक उल्लास के साथ प्राकृतिक प्रेरणा भी होती है। अंततः निरस्ता नहीं रहती, यानी बंदे जो होते हैं बहुत ही खुशी के साथ इसको करना पसंद करते हैं। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि परिस्थितियों को संभालने का अनुभव प्रदान भी करता है, यानी इसमें अनुभव भी आपको होता है परिस्थिति का, कि कैसे आपको पानी में जाना है, कैसे आपको माउंटेन पे चढ़ना है, सब चीज़ों बातों का इसमें रहता है। खिलाड़ी अपनी गति और कदम नियंत्रण करना सीखता है, जो कि लंबी दूरी के दौरान के लिए महत्वपूर्ण होती है। और इसमें यह भी होता है ना, ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उसमें काफ़ी जो है व्यक्ति सहनशीलता में विकसित कर लेते हैं। अत्यधिक विविधता के कारण आत्म अधिगम यानी सेल्फ लर्निंग की कला भी अनुभव होती है, यानी आपको दूसरी चीज़ सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है। अगला है इसकी कुछ हानियां है, डिसएडवांटेज है, देखते क्या है। फास्ट ट्रैक प्रशिक्षण विधि को दुर्घटना की संभावना होती है, क्योंकि आप पहाड़ पर चलोगे, नदियों में जाओगे, दुर्घटना की संभावना तो बनी रहती है, क्योंकि इसमें मार्ग पूर्व निर्धारित नहीं होते, क्योंकि आपको इसमें जो ट्रैक होती है बिल्कुल साफ और क्लीन नहीं मिलती है। ये नेचुरल होती है, तो उसमें आपको पता है नेचुरल में तो कोई कांटे भी हो सकते हैं, पत्थर भी हो सकते हैं, तो ये तो आपको होगा ही होगा। उपयोगिता में उपयुक्त होने वाली वास्तविक दौड़ ट्रैक या नन ट्रैक की कमी होती है, इसमें दौड़ने वाली ट्रैक होती ही नहीं, सबसे पहली बात तो। ठीक है, अगला है कोच का
प्रशिक्षक पर पूरा नियंत्रण नहीं होता, यानी आप अगर इतना दूर पे जा रहे हो तो आपका प्रशिक्षक जो होगा आपके साथ नहीं होगा, उसमें आपको खुद ही अपना विचार और अपने समझ को साथ लेना पड़ेगा। उसके बाद है मार्ग जो होती जोखिम भरा हो सकता है या खिलाड़ी अपने मार्ग से गुमराह भी हो सकता है। तो ये चीज़ें जो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने बात किया है दोस्तों, ठीक है। मैं की गति होती क्या है और उसके त्वरण, उसका एक्सेलरेशन, रनिंग, ये सब में एक्सेलरेशन से आप समझ ही गए होगा। त्वरण का मतलब ये जो आप बच्चे जो मेडिकल वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसान वर्ड हो जाता है क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में ये किया होगा। चलिए उससे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी भी लाइक शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। पेपर का समय रहता है तो आपके बच्चे दोस्त जो होंगे वो काफी हेल्पफुल हो सकते हैं इसके लिए, ठीक है, और उनको समझ में भी आ जाएगा, पेपर की अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। लेकिन एक जो बात मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा आपको कि वीडियो जो देखिए पूरा देखिए, नहीं तो मेरा विचार है वीडियो ना देखिए, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक ही वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, बेकार से पढ़ा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं कि आपको पढ़ना है, ठीक है। मेरा विचार यही है कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी जो होती है खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता कि जो मेरे देश के भविष्य है वो अधूरा इंफॉर्मेशन रखे किसी चीज के लिए, ठीक है। अगर पूरा इंफॉर्मेशन रखोगे तभी कामयाबी के भी सीढ़ी पे चढ़ोगे, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। चलिए ये तो मेरे लिए आपके लिए इंस्ट्रक्शन थी। आगे हम अपना टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले तो गति है। परिभाषा यही कहता है गति तेज दौड़ का एक महत्वपूर्ण कारक होता है, साधारण सभी खेल क्रियाओं के लिए आवश्यक भी है। यह किसी भी कार्य को तीव्रता से करने की योग्यता होती है। जॉन और नेसल ने बात कहा था कि गति की परिभाषा इस प्रकार की गई थी, गति एक योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने शरीर और शरीर के अंगों को उकसाता धकेलता है, ठीक है, यानी स्पीड इज एबिलिटी ऑफ विच इज अ पर्सन कैन बी प्रेपल हिज द बॉडी इज अ पार्ट ऑफ बॉडी। तो ये चीजें इसने बहुत ही अच्छी बात कही थी, ठीक है। गति एक स्थान से दूसरा स्थान तक निरंतर संभावित समय में जाने की योग्यता होती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक संभावना होती है। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति को क्रिया को पूरा करने का योग है। इनको 3 श्रेणियों में बांटा गया है, समझ सकते हो कौन कौन सी है। प्रतिक्रिया समय यानी रिएक्शन टाइम कितनी होती है, एक्सेलरेशन यानी गति आवर्धन कितनी होती है, और क्रिया करने की गति यानी स्पीड ऑफ मोमेंट कितनी होती है। तो ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि रिएक्शन टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड ऑफ मोमेंट, ठीक है। तो देखते हैं इसमें और बात क्या बताई गई। इसमें यही कहा गया है कि साधारण गति एक वंशागत पहलू पर आधारित होती है। गति जो होती है एक वंशागत यानी जेनेटिक रूप पर निर्धारित होती है। श्वेत या तीव्र गति के सुकड़ने वाले मांसपेशी तंतु यानी वाइट फास्ट ट्वेस्ट मसल फाइबर, परंतु इससे कुछ धीमा का प्रशिक्षण विधियों द्वारा विकसित किया जाता है। देखिए कुछ जो है आप अपने मेहनत से विकसित कर सकते हो, किसी में भी जो होता है जन्मजात भी पाई जाती है। गति के विकास में ताकत, सहनशीलता, ठीक है, लचक, तालमेल, योग्यता, उचित स्तर की आवश्यकता होती है। आपको पता है गति के लिए सहनशीलता, ताकत, लचक, तालमेल, योग्यता सब चीज की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होती है। अब गति के प्रकार कितने प्रकार की होती है। देखा गया है कि गति जो है आपका यहाँ पर प्रकार दिया गया है। एक है गति आवर्धन योग्यता, गतिशीलता योग्यता, गतिविधि के गति, प्रतिक्रिया गति, गति सहनशीलता, यानी इसको 5 पार्टों में बांटा गया, यानी गति के प्रकार। ये कई बार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूछ भी लिया जाता है, तो इसको ध्यान से आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गति जो है सबसे पहले हमारा आता है एक्सेलरेशन एबिलिटी। एक्सेलरेशन एबिलिटी जो एबिलिटी होती है उसका है गति आवर्धन योग्यता। यह अस्थायी गति या निम्न गति की स्थिति में अधिकतम गति को प्राप्त करने की योग्यता होती है कि कोई चीज को आप कितना जल्दी प्राप्त कर लेते हो। सामान्यतः तेज दौड़ाक लगभग 6 सेकंड के बाद अधिकतम गति प्राप्त कर लेता है। 6 सेकंड के बाद जो होता है वो मैक्सिमम गति पे आ जाता है। यह योग्यता मुख्य विस्फोटक ताकत, तकनीक और लचक पर निर्भर करती है कि कितना आपके पास तकनीक है, कितना आपके पास लचक है। यह योग्यता उन सभी खेल क्रियाओं के लिए महत्वपूर्ण है जहां शीघ्रता से अधिकतम गति को प्राप्त किया जाता है, जैसा कि तेज दौड़ाक, तैराक, हॉकी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स इत्यादि। इन सभी चीजों में इन चीजों की जो होती है गति आवर्धन योग्यता एक्सेलरेशन एबिलिटी की आवश्यकता होता है। अगला जो है हमारा क्या है योग्यता यानी गतिशील योग्यता, ये लोकोमोटर एबिलिटी। गतिशीलता योग्यता लोकोमोटर एबिलिटी क्या होती है, यह अधिकतम समय या दूरी के लिए अधिकतम गति बनाए रखने की योग्यता होती है। यह योग्यता केवल कुछ खिलाड़ी जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ के लिए उपयुक्त होती है। छोटे दूरी के लिए साइकिलिंग गति, स्केटिंग, तैराकी, हॉकी और फुटबॉल आदि के लिए ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके बाद है गतिविधि की गति यानी मोमेंट ऑफ स्पीड। मोमेंट स्पीड क्या होती है दोस्तों, यह निरंतर समय में
गतिविधि करने की योग्यता होती है कि आपको कुछ समय दिया गया है, आप उस समय में आप कितना गतिविधि करते हो। यह तकनीक विस्फोटक ताकत, चालक और तालमेल योग्यताओं पर निर्भर होती है। यह मुक्केबाजी, कुश्ती, थ्रेड, जंप्स, जिम्नास्टिक, तैराक में घुमाव और स्प्रिंग दौड़ के स्टॉप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह किसी भी गतिविधि को पूरा करने के लिए समय द्वारा मापा जा सकता है, यानी टाइम से इसको क्या कर सकते हो, आप माप सकते हो। अगला हमारा क्या है, प्रतिक्रिया क्षमता यानी रिएक्शन एबिलिटी। यह पूरी तरह से हमारी तालमेल प्रक्रिया पर निर्भर करती है, अंततः इसे तालमेल की योग्यता भी माना जाता है। यह किसी भी क्रिया संकेत के प्रति प्रभावशाली ढंग और तीव्रता से प्रतिक्रिया करने की योग्यता, यानी आप कह सकते हो कि इसमें जो प्रतियोगिता करने की जो योग्यता होती है इसमें नहीं रहती है। खेल और क्रियाओं में संकेत विभिन्न प्रकार जैसे दृष्टि या नीतिपूर्ण हो सकती है, यानी देखिए दृष्टि पे भी हो सकता है, नीतिपूर्ण भी हो सकती है। खेलों में प्रतिक्रिया जो होती है योग्यता केवल शीघ्र प्रतिक्रिया ही नहीं बल्कि प्रतिक्रिया स्थिति के अनुसार उचित भी होना चाहिए। प्रतिक्रिया क्षमता दो श्रेणियों में बांटा गया है, ये आप देख सकते हो, सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता और एक होता है जटिल प्रक्रिया क्षमता, यानी दो श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो चलिए देखते हैं इसको दो श्रेणियों में क्या कहा गया है। पहला तो है सामान्य प्रतिक्रिया क्षमता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी, ठीक है। यह किसी प्रशिक्षण के संकेत में निर्धारित रूप से शीघ्रतापूर्ण प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। उदाहरण स्प्रिंग दौड़ में धावक को स्टॉप करने की प्रतिक्रिया पहले से ही ज्ञात होती है। दूसरा जो आता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी यानी जटिल प्रतिक्रिया क्षमता। यह किसी निश्चित और असंभावित संकेत के प्रति शीघ्रता और उचित प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। यह खिलाड़ियों के लिए असंभावित होती है क्योंकि उसे पूर्व ज्ञात नहीं होता है कि किसी परिस्थिति में क्या प्रतिक्रिया करनी है, क्योंकि इसमें समय निर्धारित नहीं होती है कि आपने क्या प्रतिक्रिया करके दिखानी है। जैसे कि बल्लेबाज द्वारा फेंकी गई क्रिकेट गेंद का सामना करते समय किस प्रकार प्रतिक्रिया करेगा, ये शायद खिलाड़ी को भी पता नहीं होता और बॉल फेंकने वाले को भी पता नहीं होता है। अगला जो हमारा दोस्तों है गति सहनशीलता यानी स्पीड एंड्योरेंस। गति सहनशीलता थकावट की परिस्थिति में उच्च गति का प्रदर्शन करने की योग्यता होती है, यानी थकावट में भी आप उच्च से उच्च प्रदर्शन करोगे। इसमें यही होती है गति सहनशीलता एक बहुत ही कठिन योग्यता है जो विस्फोटक ताकत गति की सहनशीलता पर निर्भर करती है। यह तकनीक स्थानीय मांसपेशी सहनशीलता और लैक्टिक अम्ल यानी लैक्टिक एसिड सहन की योग्यता पर निर्भर करता है, ठीक है। इसमें लैक्टिक एसिड आपने लैक्टिक एसिड के बारे में पहले भी पढ़ चुके हो। गति विकसित करने की विधि यानी गतिवर्धन दौड़ के रफ्तार दौड़ यानी मेथड ऑफ डेवलपमेंट स्पीड और एक्सेलरेशन रनिंग एंड पेस रनिंग। अब सबसे इसमें यही बात आता है कि गति विकास करने की प्रशिक्षण विधि कौन सी है। गतिवर्धन दौड़ प्रशिक्षण विधि, सबसे पहले तो यही हो जाता है गतिवर्धन दौड़ प्रशिक्षण विधि। दूसरा है रफ्तार यानी कदम दौड़ प्रशिक्षण विधि। चलिए देखते हैं पार्ट ऑफ रेस क्या क्या होती है, दौड़ के खंड कौन कौन से होते हैं। गतिवर्धन जोन या गति बढ़ाने का जोन अस्थायी स्थिति में आरंभिक गति बढ़ाना होता है। बेहतर धावक दौड़ के आराम में लंबी अवधि के लिए गतिवर्धन करते योग्य होते, यानी वो काफी लंबी समय तक चलने के लिए ये योग्य बन जाते हैं। यह 15 से 30 मीटर की दूरी के बीच में सब प्राप्त की जाती है। रफ्तार जोन या उस रफ्तार को बनाए रखने की जोन सामान्य एनारोबिक सहनशीलता पर निर्भर करता है। यह उच्च गति को लंबे समय तक बनाए रखने की योग्यता होती है। यह 30 मीटर से आगे अंतिम कुछ कदमों तक चली जाती है। उसके बाद है अंतिम जोन या खंड में अंतिम कुछ कदमों में गति में विभिन्नता होती है। यह उच्च गति की अंतिम रेखा तक बनाए रखने के लिए योग्य बनाता है। अगला हमारा है गतिवर्धन दौड़ की विधि एक्सेलरेशन रनिंग मेथड क्या होती है, चलिए देखते हैं। इसमें यही बताया गया है कि एक्सेलरेशन रनिंग मेथड में यह दौड़ में गतिवर्धन जोन या गति बढ़ाने के जोन को विकसित करने की प्रशिक्षण विधि है। गतिवर्धन योग्यता न्यूनतम समय में अधिकतम गति प्राप्त करने की योग्यता होती है। इस विधि में खिलाड़ी शीघ्रता से उच्च गति प्राप्त करने की प्रयत्न करता है, यानी जो खिलाड़ी होता है फास्ट रनिंग ट्रैक पे आने की कोशिश करता है। उच्च गति प्राप्त करने के बाद खिलाड़ी धीमा हो जाता है। यह प्रशिक्षण स्टॉप की स्थिति द्वारा संभावित आरंभ की जाती है, ठीक है। खिलाड़ी 20 से 30 मीटर की दूरी अधिकतम गति से दौड़ता है। आपने देखा होगा कोई खेल होता है तो 20 से 30 मीटर की दूरी जो होता है लोग अधिकतम तेज से दौड़ते हैं, उसके बाद वो स्लो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ताकि उच्च गति को प्राप्त कर सके इसे 5 से 10 बार उचित आराम की अवधि के साथ दोहराया जाता है। आराम की अवधि में 2 से 5 मिनट होती है ताकि उचित आपूर्ति प्राप्त किया जा सके। गति आवर्धन दौड़ लगाते समय यह ध्यान रखें कि आरंभिक कदम छोटी दूरी की जबकि कदमों की दौड़ बहुत तीव्र होनी चाहिए, यानी जो आपकी कदम हो छोटी हो और आपकी स्पीड जो बहुत तीव्र हो, छोटी और तीव्र। उसके जो है उसके बाद लंबे कदम लिए जाएं, मतलब छोटी के बाद अपना लंबा लेना, इससे काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। उसी दौड़ने के ढंग का अभ्यास करना चाहिए कि दौड़ने का सही तकनीक क्या है।
जहां पर शरीर का हल्का सा भाग की ओर झुका जाए। गतिवर्धन दौड़ उचित गरमाने के बाद ही करना चाहिए, आपको पहले वार्म अप करना चाहिए, तभी आपको ये कदम उठाना चाहिए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। इसका अभ्यास सप्ताह में 2 से 5 बार किया जाना चाहिए। यह साधारण प्रतियोगिता के निकट प्रयोग की जाती है, यानी प्रतियोगिता के समय ये की जाती है। गतिवर्धन दौड़ की सुनिश्चित यानी एक्सेलरेशन रनिंग ऑफ शेड्यूल क्या होनी चाहिए? गति या दर स्पीड ऑफ इंटेंसिटी उच्च संभावित क्षमता का 90 से 100% होनी चाहिए। दूरी या कार्य अवधि या डिस्टेंस एंड ड्यूरेशन ऑफ वर्क 20 से 30 मीटर की दौड़ होनी चाहिए और दोहराई संख्या जो होनी 5 से 10 बार होना चाहिए। आपूर्ति खंड जो होनी चाहिए 2 से 5 मिनट की होनी चाहिए। सावधानी यही होती है कि उचित गरमाने के बाद आरंभिक स्थिति द्वारा समय द्वारा आरंभ पहले कुछ कदम छोटी दूरी के शरीर के आगे की ओर झुका लेना चाहिए। अगला हमारा जो टॉपिक है दोस्तों क्या है? रफ्तार कदम दौड़ विधि, प्लेस एंड रन मेथड। इसमें ये होता है कि रफ्तार एक अस्थायी गति को निर्धारित करता है, जो कि दौड़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। यदि रफ्तार में निरंतर बदलाव हो तो दौड़ काफी सीमा तक प्रभावित होती है। आपको पता है जब कोई एथलीट दौड़ता है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहती है कि उसकी दौड़ जो होती है किस प्रकार की होती है। अस्थायी रफ्तार कई बार काफी थकान उत्पन्न करती है और खिलाड़ियों को दौड़ बीच में ही छोड़ देना पड़ता है, क्योंकि अधिक अगर आप देखिएगा और स्टार्टिंग में आप काफी तेजी से दौड़ते हो तो बीच में ही आप थक जाओगे। इसलिए एथलीट्स को चाहिए कि वो दौड़ते समय अपनी जो है गति को मेंटेनेंस करके रखे, क्योंकि कोई अगर उसने विस्फोटक शक्ति का उपयोग कर लिया पहले ही तो जनरल सी बात है कि वो आगे नहीं चल पाएगा। अंत दौड़ के दौरान उचित कदम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं कि आपके इतने बड़े स्टेप होने चाहिए जो आपके लिए फायदेमंद हो। इस विधि में विभिन्न विधियों के दौरान अस्थायी रफ्तार और गति बनाए रखी जाती है, जिसमें कोच द्वारा निरंतर दौड़ाक की गति बढ़ाने या कम करने का निर्देश दिया जाता है। इसमें कोच का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है और वो अपने शिष्यों को सही मार्गदर्शन कर रहे होते हैं। कई बार कोच द्वारा समय की घोषणा की जाती है कि समय ओवर हो गया, ताकि निश्चित समय में खिलाड़ी निश्चित दूरी तक तय कर सके। यानी उनको बताया जाता है कि आपको 20 मिनट रह गया, 30 मिनट रह गया, 15 सेकंड रह गया, कितना रह गया, तो ये कोच द्वारा हमेशा उनको बताया जाता है, जिससे कि वो अपने रफ्तार को बढ़ा या घटा सकते हैं। यहाँ तक गति पर नियंत्रण रखने के लिए कई बार निर्देश बिंदु भी अंकित किए जाते हैं। कई बार दौड़ में सहायक को विभिन्न बिंदुओं को निर्देशित करने के लिए रख दिया जाता है। आज के समय में आधुनिक मशीन ट्रेडमिल, ठीक है, यानी ट्रेड मिल्स कृत्रिम दौड़ की मशीन का उपयोग किया जाता है, जो कि कदमों को निर्धारित करता है। इस विधि में उच्चतम क्षमता का 60 से 90% निश्चित किया जाता है। दूरी जो होता है 200 से 800 किलोमीटर के बीच निर्धारित हो सकती है। इस विधि द्वारा लंबे समय के लिए एरोबिक सहनशीलता विकसित होती है, यानी एरोबिक सहनशीलता आपने पहले ही बता चुका हूं इसके बारे में। अंतर्निहित रफ्तार को प्राप्त किया जा सकता है। इसका सप्ताह में 3 से 4 बार अभ्यास किया जाता है। इसका अभ्यास प्रतियोगिता के निकट आने पर किया जाता है, यानी जब प्रतियोगिता आती है तो जो एथलीट्स होते हैं वो पहले ही इस चीज की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आगे दोस्तों क्या है, इसमें यही है गति विकास प्रशिक्षण विधियों के लाभ क्या है, यानी एडवांटेज ऑफ स्पीड डेवलपमेंट ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें इसकी क्या विशेषता है? यह खिलाड़ियों के प्रतिक्रिया समय में सुधार करता है। अंततः खिलाड़ी दौड़ के आरंभ में तीव्र स्टार्ट लेता है। गति प्रशिक्षण विधि गतिवर्धन योग्यता में सुधार करता है। अंततः यह खिलाड़ी की सहायता भी करता है। यह विधि खिलाड़ियों में उच्च गति को बनाए रखने की योग्यता विकसित करती है। तो ये चीजें दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि खिलाड़ियों को उच्च गति को बनाए रखने में सहायता करती है। यह एरोबिक की सहनशीलता को बढ़ाती है। एरोबिक तो आपको पता ही है कि विस्फोटक ताकत होती है, जिसके द्वारा खिलाड़ी लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखने में योगदान होती है। अगला टॉपिक जो हमारा है दोस्तों वो है लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबिलिटी। आपको पता है कि कोई भी दौड़ जो होती है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी की अपनी एक महत्व होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि लचीलापन की क्या परिभाषा है, क्या इसकी विधियां हैं और क्या इसका प्रकार है। तो सबसे पहले तो यही बात आती है डेफिनेशन के बारे में कि डेफिनेशन होती क्या है। अब देखिए डेफिनेशन ये कहा है, गुमेरेसन द्वारा लचीलापन की परिभाषा किया गया है कि लचकता एक जोड़ या विभिन्न जोड़ों में गति की संपूर्ण सीमा है, जो एक क्षणिक प्रयत्नों में सहायक या किसी उपकरण की सहायता से किया जाता है। यानी लचक लाना है तो आपको किसी उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अन्य शब्दों में कहे तो विभिन्न जोड़ों में गति की सीमा है। लचकता किसी भी गति को अधिकतम विलुप्तता या सीमा के साथ पूरा करने की योग्यता है। यह मांसपेशियों की लंबाई, जोड़ की संरचना, तंतु और अन्य कारकों द्वारा
परिभाषित होती है। जिस व्यक्ति में अच्छी लचक होती है वह किसी भी कार्य या खेल के दौरान शरीर के जोड़ों में पूरी तरह गति कर सकता है। ऐसे व्यक्ति विशेषकर कोई भी क्रिया करते समय आकर्षक प्रतीत होता है, क्योंकि आपको अगर चलने का, अगर दौड़ का सबसे अच्छा तकनीक है, लचीलापन है आपके बॉडी में, तो वो काफी आकर्षक का केंद्र भी बनता है। ये आपने भी देखा होगा। लचकता का संबंध वंश कारकों और शरीर क्रिया क्रमों में से है। आपको पता है कि जो लचक आती है वो वंशज होती है या शारीरिक क्रियाओं के द्वारा आप उसको विकसित कर सकते हो। सामान्य जटिल जोड़ों द्वारा सुगम और प्रभावशाली गति में बाधा उत्पन्न करती है। लचकता कई प्रकार की सहायता होती है, जैसे कि चोट से बचाव भी हो जाता है लचीलापन वजह से। आसान में सुधार होती है, निचली कमर में दर्द को कम करना, स्वास्थ्य जोड़ बनाए रखना, गति करते समय संतुलन बनाए रखना, विभिन्न कौशलों को आसानी से सीखना, उदाहरण तैराकी में बैक स्ट्रोक आदि। तो ये सब चीजें दोस्तों बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अगला है लचीलेपन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत काफी मायने रखता है, इसके विभिन्न होते हैं। पहला तो है इसका पासिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी निष्क्रिय लचीलापन। निष्क्रिय लचीलापन क्या होता है दोस्तों? किसी बाहरी सहायता के साथ अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को निष्क्रिय लचीलापन कहा जाता है। यानी अधिक दूरी तक गति करने की योग्यता को हम क्या कहते हैं? लचीलापन कहा जाता है। उदाहरण के लिए सहायक के द्वारा खिंचाव वाले व्यायाम में सहयोग। आप मान लीजिए कोई खिंचाव वाला व्यायाम करते हो तो वो भी एक तरह से फ्लेक्सिबिलिटी ही आती है। निष्क्रिय लचीलापन हमेशा सक्रिय लचीलापन से अधिक होती है। सक्रिय लचीलापन से ये काफी अधिक होती है। वास्तव में निष्क्रिय लचीलापन सक्रिय लचीलापन का आधार ही है। ठीक है, दोनों जो है इसका आधार माना गया है, निष्क्रिय हो या सक्रिय का आधार माना गया है। तो ये बहुत ही काम की बात आती है यहाँ पर। उसके बाद है सक्रिय लचीलापन यानी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो पासिव थी, ये एक्टिव है। सक्रिय लचक किसी भी गति की लंबी दूरी तक बिना किसी बाहरी सहायता के करने को योग्यता है। उदाहरण बिना किसी सहायक के खिंचाव करने। सक्रिय लचीलापन के आगे दो श्रेणियों में बांटा गया है, एक अस्थायी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, एक डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। जो आपका स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी यानी स्थायी लचीलापन है, उसमें क्या कहता है? अस्थायी लचीलापन की आवश्यकता सामान्य खिलाड़ियों के स्थायी अवस्था में होती है। उदाहरण ड्राइविंग की स्थिति, बैठने की स्थिति, लौटने और विभिन्न खेलों में आरंभिक स्थिति के दौरान। तो ये चीजों में बहुत काफी इंपॉर्टेंट होती है कि ड्राइविंग की स्थिति कैसे होगी, बैठने की स्थिति कैसे होगी, क्योंकि यह स्थायी लचीलापन की बात यहाँ पर की जा रही है यानी स्थायी फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद गतिशील लचीलापन यानी डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी। गतिशील लचीलापन को गति लचीलापन यानी काइनेटिक फ्लेक्सिबिलिटी भी कहा जाता है। यह मांसपेशियों में गतिशील क्रिया के दौरान विभिन्न अंगों के जोड़ों में पूरी गति करने की योग्यता होता है कि आप इसमें कितना पूरी योग्यता कर सकते हो, कितना आप इसमें गति कर सकते हो। इसकी आवश्यकता व्यक्तियों को गति के दौरान अधिक दूरी तक पहुंचने में होती है कि आप कितना जल्दी वहां तक पहुंच सकते हो। दोनों प्रकार के लचीलेपन सामान्य व्यक्तियों और खिलाड़ियों के लिए आवश्यक होती है। लचीलेपन में खिंचाव वाले व्यायाम द्वारा सुधार किया जा सकता है। खिंचाव वाले व्यायाम को पहले व्यक्ति को हल्की जॉगिंग या धीमी गति दौड़ना होता है। आपने पता देखा ही होगा, कभी भी हमें दौड़ करना चाहिए तो सबसे पहले हमें स्थिर रूप में करना चाहिए, उसके बाद हमें क्या करें, निरंतर गति में बढ़ोतरी करना चाहिए। ये जो है बहुत फ्लेक्सिबिलिटी करने की सबसे अच्छा और बढ़िया तरीका है। उसके बाद लचीलेपन में सुधार की विधियां यानी मेथड ऑफ इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। हम कैसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूवमेंट करें, तो इसे आप देख सकते हो। पहला है प्रक्षेपिक विधि यानी बैलिस्टिक्स मेथड। लचीलापन को इस विधि में गति को जुड़ने या लयात्मक विधि से किया जाता है। इसे संबंधित जोड़ में, ठीक है, जोड़ में झूलते हुए खिंचाव किया जाता है। खिंचाव वाले व्यायाम गिनती के साथ लयात्मक से किया जाता है। प्रत्येक गिनती पर जोड़ों में अधिकतम सीमा तक खिंचाव किया जाता है और दोबारा मोड़ दिया जाता है। इस व्यायाम को करने से पूर्व उचित गरमाना आवश्यक यानी अपना बॉडी को वार्म अप करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप वार्म अप नहीं करते हो तो ये करना आपके लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि इसमें जोड़ों में अत्यधिक खिंचाव की संभावना रहती है, क्योंकि इसमें जोड़ में जो आपका रहेगा ज्वाइंट पोर्शंस, वहां पर आपको प्रॉब्लम बनी रहेगी। अगला है गतिशील खिंचाव विधि यानी डायनामिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें दोस्तों क्या है, लचीलेपन की इस विधि में टांगों और भुजाओं के जो है घुमाव की नियंत्रण गति शामिल होती है, जो आपके आराम से आपकी गति सीमा तक पहुंचती है। जिसे इवेंट में गतिशील कार्य की आवश्यकता होती है, वहां गतिशील खिंचाव व्यायाम संचलन उचित होती है। आरंभ में अधूरी गति से क्रिया करें, फिर कुछ दोहराने के बाद धीरे धीरे उसको पूरा करने का कार्य करें। तो इसमें यही है कि गतिशील खिंचाव विधि डायनामिक स्टैटिक मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है इसमें, क्योंकि ये जो है अधूरी गति को क्रिया को पूरा दोहराया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पूर्व अनुभूति नाड़ियां मांसपेशी सरलीकरण तकनीक यानी प्रोबेबिलिटी न्यूरोस मस्कुलर फैसिलिटी यानी PNF कहा जाता है टेक्निक। इस तकनीक का प्रयोग विशिष्ट खिलाड़ियों द्वारा लचीलापन प्राप्त करने के लिए किया जाता है।
पीएनएफ में अधिकतम मांसपेशियां आराम को प्राप्त करने के प्रयत्न में मांसपेशियों में खिंचाव से पूर्व मांसपेशियां सुकुड़ करना शामिल होता है, यानी इसमें जो होता है मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। आप खिंचाव वाली स्थिति में गति करते हैं ताकि आप खिंचाव की अनुभूति महसूस कर सके। इस खिंचाव वाली स्थिति में सहायक आपके अंगों को पकड़ कर रखता है, यानी सहायक जो होता है आपके जो होता है उसको आपको अंगों को पकड़ के रखता है। इसके बाद आप अपने सहायक को एंटागोनिस्ट मांसपेशियों सिकुड़ द्वारा 6 से 10 सेकंड के लिए धकेलते हैं और उसके बाद आराम की स्थिति में आते हैं। सिकुड़न के द्वारा आपका सहायक आपके अंगों में गति का प्रतिरोध करता है, यानी आपने देखा होगा कि आपका जो ट्रेनर होता है आपको रस्सी से बांध देता है और आप आगे की तरफ बढ़ते हो, वो आपके पीछे की तरफ घूमता है, खींचता है। तो आप जनरली कहीं देखे होंगे। इसके बाद आपको सहायक द्वारा उस अंग तब तक खिंचाव किया जाता है जब तक कि आप खिंचाव की अनुभूति महसूस नहीं करते। या आपने देखा होगा कोई भी व्यक्ति जो खिलाड़ी को सुला दिया जाता है और उसको पैरों को ना उसके आसपास लाया जाता है, उसको खिंचाव दी जाती है जिससे उसके फ्लेक्सिबिलिटी बनाई जा सके। उसके बाद दूसरे बार इस प्रक्रिया को दोहराते हैं। इस पुण्य प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराया जाता है। निम्नतम संभावित समय में लचीलापन प्राप्त करने के लिए पीएनएफ तकनीक लचीलापन विकसित करने के अंतिम उत्तम सबसे विधि माना गया है, क्योंकि ये आपको जनरली होता है। आपने देखा ही होगा कि खिलाड़ी के जो प्रशिक्षक होते हैं वो उनके पैरों को मोड़ते हैं जिससे कि उसके काफ़ी लचीलापन आ सके। उसके बाद इसमें क्या है हमारा दोस्तों, उसके बाद आता है अस्थायी खिंचाव विधि यानी स्ट्रेटेजिक स्ट्रेचिंग मेथड। इसमें यही बात होती है कि इस विधि में धीरे धीरे खिंचाव की स्थिति में आकर थोड़ी देर के लिए उस स्थिति को बनाए रखता है, यानी आपको खिंचाव करना पड़ता है, उस स्थिति में आपको कुछ समय बना रहते हैं। इस स्थिति को कितने समय के लिए बनाए रखना है यह व्यक्ति के उद्देश्य पर निर्भर करता है। यदि यह ठंडा करने यानी कूल डाउन की प्रक्रिया का अंग है तो उसे 10 सेकेंड तक बनाए रखे होते हैं। यदि इसका उद्देश्य लचीलापन में सुधार करना होता है तो स्थिति को 30 सेकेंड तक बनाए रखते हैं। यदि खिंचाव का स्तर कम हो तो खिंचाव वाली स्थिति में थोड़ा अधिक विधि करने की सलाह दी जाती है। अब उसके बाद है स्लो स्ट्रेचिंग। स्लो स्ट्रेचिंग का मतलब समझ ही गए होगी, लचीले में सुधार करने का यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका होती है जो जोड़ों को आसपास मांसपेशियों को धीरे धीरे खींचा जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली मुख्य बात यह है कि स्ट्रेचिंग धीमी और बिना किसी झटके से होना चाहिए। अगर स्ट्रेचिंग कर रहे हो आप तो बिना कोई झटके से और बिना कोई तकलीफ से होनी चाहिए, नहीं तो ये आप पे विपरीत प्रभाव डाल सकता है। आगे जो हमारा क्या है लचीलेपन में सुधार और विकसित करने के लिए कुछ निर्देश। चलिए कुछ निर्देश जो गाइडलाइंस डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन फ्लेक्सिबिलिटी कौन कौन से लिखते हैं। लचीलापन में यौवन आरंभ के पूर्व ही सुधार करना चाहिए। यौवन आरंभ के बाद लचीलापन में सुधार करना सबसे बड़ा कठिन हो जाता है, यानी बचपन में ही बच्चों को काफी सुधार कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जब वो युवा हो जाएगा तो उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, वो करने में सक्षम होगा। विशेषकर कूल्हे और कंधे के जोड़ों में यौवन आरंभ से पहले लचीलापन में सुधार करना चाहिए। अन्य जोड़ों की लचकता में किशोर अवस्था के बारे में सुधार किया जा सकता है। लचीलेपन में सुधार करने वाले व्यायाम को पूरी तरह शरीर को गरमाने के बाद करना चाहिए, यानी वार्म अप करने के बाद ही इस क्रिया को करना चाहिए, नहीं तो उस पर शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, यदि उचित गरमाना न हो तो जो अब गरमाना न हो तो आपको पता ही है कि इसके मांसपेशियों में अधिक खिंचाव हो सकता है, इस कारण मांसपेशियों के तंतुओं जोड़ों में चोट की संभावना बनी रहती है। लचीलेपन सुधार के लिए व्यायाम तब करने चाहिए यदि खिलाड़ी अभी आरंभिक स्तर पर हो। थकाव की स्थिति में मांसपेशियों में अधिकतम सीमा तक खिंचाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, गतिशील लचीलापन स्थायी लचीलेपन में निर्भर करता है। खेल क्रियाओं के क्षेत्र में स्थायी लचीलेपन की अपेक्षा गतिशील लचीलापन अधिक लाभदायक सिद्ध होती है। गतिशील लचीलापन में सुधार के लिए व्यायाम खेल और क्रिया से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दोस्तों लचीलेपन में प्रभावशाली सुधार के लिए उचित दोहराना, यानी बार बार उसको दोहराना चाहिए। यदि सहायक की सहायता द्वारा व्यायाम किया जाए तो उस सहायक को लचीलेपन का व्यायाम का उचित ज्ञान भी होना चाहिए, यानी जो प्रशिक्षक है उसको इस बात का नॉलेज भी होना चाहिए। लचीलेपन सुधार के व्यायाम करने के बाद एथनोटिक्स मांसपेशियों के आराम के लिए भी व्यायाम किए जाने की आवश्यकता होती है। अगला जो हमारा दोस्तों क्या है तालमेल योग्यता परिभाषा एक प्रकार। आप देखिए कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, तालमेल होना बहुत जरूरी है। इसका परिभाषा यही कहता है कि तालमेल योग्यता व्यक्तियों की वह योग्यता है जो उस विभिन्न संबंधी क्रियाओं को उचित और प्रभावशाली ढंग से करने योग्य बनाता है। ठीक है, तालमेल योग्यता व्यक्तियों के शरीर की केंद्रीय नाड़ी प्रणाली सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर निर्भर करता है। व्यक्ति गति में यथार्थ लय प्रवाह और निरंतरता उसकी तालमेल योग्यता पर निर्भर करता है कि यथार्थ लय प्रवाह किस प्रकार का है, इस बात पर निर्भर करता है। जिरमैन और अन्य के अनुसार इसमें बोला था, जिरमैन ने क्या बोला था कि तालमेल योग्यता की गति नियंत्रण और नियंत्रण प्रक्रिया के संबद्ध स्थायी और साधारणीय पहलुओं के रूप में समझा जा सकता है। यह खिलाड़ी के विभिन्न क्रियाओं के समूह को बेहतर गुणवत्ता को प्रभाव को बनाए रखता है।
आगे जो है दोस्तों क्या है, तालमेल योग्यता के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी क्या होती है। तो ये भी जो होता है कई प्रकार के होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो इसमें यह आता है प्रतिक्रिया योग्यता, रिएक्शन एबिलिटी। इसमें है किसी भी संकेत के प्रति तत्काल, शीघ्रता और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है कि आप तत्काल और शीघ्र और प्रभावशाली ढंग से करते हैं। इसमें जो होता है साधारण प्रतिक्रिया योग्यता यानी सिंपल रिएक्शन एबिलिटी होती है। दूसरा जो होता है जटिल यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। साधारण प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है? साधारण प्रतिक्रिया योग्यता एक परिचय संकेत और निर्धारित पर संकेत प्रक्रिया करने की योग्यता होती है। उदाहरण, स्प्रिंग दौड़ के लिए स्टार्ट लेने की प्रक्रिया दौरान को पहले से ही ज्ञान किया जाता है। जटिल प्रतिक्रिया योग्यता क्या होती है? जटिल प्रतियोगिता योग्यता किसी भी असंभावित और अपरिचित संकेत के प्रति तत्काल या शीघ्रता और यथार्थ से प्रतिक्रिया करने की योग्यता होती है। यह संकेत खिलाड़ियों के लिए असंभावित होते हैं क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता है कि कब और किस संकेत के प्रति क्रिया करना है। चलो ये तो होता है कि आपको अनजान में ही करना पड़ता है, इसलिए इसको कहा जाता है। जैसे मान लीजिए क्रिकेट में बल्लेबाज का गेंद का सामना करना, फुटबॉल के बास्केटबॉल में प्रतिद्वंद के उलझाना, ये बहुत ही बात होती है कि आपको कैसे गेंद आएगा और कैसे आपने इसको मारना है, ये बात वहां पर मायने रखती है। आगे है आपका, आगे दोस्तों लयात्मक योग्यता यानी रिलेटिव एबिलिटी। यह गति की लय को समझने और आवश्यक लय को अनुसार क्रिया करने की योग्यता है। स्टैटिक और शारीरिक स्वरूप स्टैटिक में खिलाड़ियों को संगीत के रूप में बाहरी लय के अनुसार अपनी गति को अभिव्यक्त करना होता है। विभिन्न गतियों में लय के बाहरी रूप से प्रदान नहीं किया जा सकता। खिलाड़ी अपनी गति समरण द्वारा लय के अनुसार क्रिया करता है। इस प्रकार की योग्यता जिम्नास्टिक्स, डाइविंग और स्टैटिक आदि में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। आगे हमारा क्या दोस्तों, अभिविन्यास यानी स्थिति निर्धारण योग्यता। ओरिएंटेशन एबिलिटी क्या होती है? अभिविन्यास योग्यता शरीर के स्थिति और उसके अंगों के समय और गुरुत्वाकर्षण के अनुसार गति उपकरण जैसे गेंद, प्रतिद्वंदी, सहायक और खेल के मैदान आदि को पूर्व निर्धारण करने की योग्यता होती है। यह योग्यता संवेदी और क्रियात्मक क्षमता जैसे कि आंखों, संवेदनात्मक अंगों के पुनर्निर्माण की योग्यता होती है। अगला क्या है हमारा, अनुकूलन योग्यता यानी एडप्टेशन एबिलिटी। यह परिस्थितियों के बदलाव तथा पुनः अनुमान बदलने के अनुसार गति प्रभावशाली के समायोजन और बदलाव की योग्यता होती है। परिस्थिति में बदलाव संभावित या तत्काल और असंभावित हो भी सकती है। अन्य शब्दों में अनुकूल योग्यता गति कार्य को उनके बदलाव और परिस्थितियों में बदलाव के बावजूद भी प्रभावशाली ढंग से क्रिया करने की एक योग्यता होती है। उसके बाद हमें आता है संतुलन योग्यता यानी बैलेंस एबिलिटी। यह संपूर्ण शारीरिक गति के दौरान अस्थायी गति के बाद शीघ्रता संतुलन में वापसी आने की योग्यता है। इसे शरीर की स्थिति को नियंत्रण करने की परिभाषा के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यह अस्थायी स्थिति समांतर पट्टी यानी पैरेलल बार्स पर भुजाओं के सहारे खड़े होने की होती है। ठीक है, या फिर गति के दौरान, स्केटिंग के दौरान संतुलित पट्टी पर प्रदर्शन भी संतुलित हो सकता है। तो इस तरह से इसका की जाती है। अगला जो हमारा है विभिन्नता योग्यता यानी डिफरेंशिएशन एबिलिटी। यह गतिज क्रिया के दौरान विभिन्न शारीरिक खंडों में गति की सटीकता और निम्न प्रयत्न का उच्च स्तर को प्राप्त करने की योग्यता होती है। इस योग्यता का उच्च स्तर गतिज अनुभव और गतिज क्रियाओं की विशेषता पर निर्भर करता है। आगे हमारा है संयोजक योग्यता यानी कपलिंग एबिलिटी। यह उचित खेल गति प्रदर्शन के लिए विभिन्न शारीरिक अंगों के मिश्रण गति करने की योग्यता है। यह लगभग सभी खेलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु टीम खेल, जिम्नास्टिक और द्वंद्व खेल जैसे कि मुक्केबाजी, कुश्ती आदि में अधिक महत्वपूर्ण है। उदाहरण, मुक्केबाजी में हाथों, सिर, कमर और पैरों की गति का किसी विशेष उद्देश्य में सृजन की महत्वपूर्ण मतलब योगदान देता है। उसका दोस्तों है सर्किट प्रशिक्षण यानी परिचय और प्रभाव यानी सर्किट ट्रेनिंग क्या होती है? सर्किट ट्रेनिंग में एक तरह से ये होता है कि सर्किट प्रशिक्षण एक ऐसी प्रशिक्षण पद्धति है जिसमें विभिन्न प्रकार के कुछ अभ्यासों को खुराक के साथ एक उनके बिना किया जाता है, यानी सर्किट प्रशिक्षण। यही बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। सर्किट प्रशिक्षण की शुरुआत लीडर्स विश्वविद्यालय ने किया था और इसके बाद इन्होंने जो है GT एडिसन द्वारा 1957 में विकसित की गई थी। इस विधि को अंतराल व्यायामों के एक निश्चित क्रम में उपकरणों के साथ अथवा बिना उपकरणों को निर्धारित पद्धति से किया जाता है। सर्किट प्रशिक्षण के अंतर्गत एक चक्र यानी सर्किट में सामान्य 10 से 12 सेशन या व्यायाम होते हैं। सर्किट प्रशिक्षण में व्यायामों का क्रम इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि विभिन्न मांसपेशी समूह क्रमबद्ध विकसित हो, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख रहे होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि सर्किट ट्रेनिंग जो होती है इसमें एक होता है हाफ क्वार्टर्स, वन अप स्पोर्ट रनिंग, हैंडल्स, सिट अप्स, ब्रेंच प्रेस, लॉन्ग्स, रॉपर्स, कीपिंग्स, मेडिसिन बॉल्स थ्रो, सेटल रॉन्स, चैंस अप्स, यानी इस तरह से बनाई जाती है उसको सर्किट। और इसमें जो है विभिन्न टेक्निक इसका किया जाता है। देखते हैं क्या है। इसके लिए आप देख सकते हो कि इसमें जो है मौके पर दौड़ना 1 मिनट के लिए होता है। बाधा दौड़ जो होती है, बाधाओं पर 10 मीटर की छलांग होती है। उठक बैठक 10
पुनरावृत्ति होती है, लेंस प्रेस, यानी इस तरह से जो होती है उनको क्रियाक्रम दिया जाता है, कार्यक्रम जो होती है सारा होता है। व्यायाम के बीच कोई आराम नहीं होता है, एक चक्र के बाद 1 मिनट का आराम होता है, 1 से 3 चक्र किए जा सकते हैं। तो इस तरह से जो है उनका विवरण दिया जाता है। इस प्रकार जो है इसके शरीर के निचले भाग की शक्ति बढ़ाने के लिए सर्किट प्रशिक्षण होती है, जिसमें आपका लंग्स, ब्लैक पेन, साइड लंग्स, साइड प्लैंक, जंप्स, स्क्वाटर्स, सारे की डेवलपमेंट होती है जैसे बताया गया है। और इसमें भी विवरण जो दी है वो क्या है, इसमें विवरण में यही है, सर्किट प्रशिक्षण उद्देश्य शरीर के निचले भाग को शक्ति को बढ़ाना होता है जैसे दिखाया गया है। इसमें व्यायाम के बीच कोई आराम नहीं होती है, एक चक्र के बाद दूसरा चक्र किया जाता है, 1 से 3 चक्र किए जाते हैं। सर्किट की मुख्य विशेषता यही होती है दोस्तों कि व्यायाम को सीखना और करना आसान होता है। व्यायाम माध्यम प्रतिरोध के साथ किए जाते हैं, ठीक है। पुनरावृत्ति की संख्या कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार बदली जा सकती है। इनका उद्देश्य सहनशीलता और क्षमता विकसित करने के लिए की जाती है। इसमें शरीर के सभी हिस्सों का व्यायाम शामिल होता है। यह आमतौर पर बुनियादी सहनशीलता और ताकत विकसित करने के आरंभिक चरण में से दिया जाता है। लोड धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, धीरे धीरे जो होती है लोड बढ़ाई जाती है। इसमें जो है सर्किट ट्रेनिंग के कुछ प्रभाव भी पड़ते हैं, देखते क्या है। यह खिलाड़ी के हृदय संबंधी फिटनेस में सुधार करता है। इसमें मुख्यतः यह होता है कि यह खिलाड़ी के हृदय संबंधी फिटनेस में काफी सुधार करता है, जो कि बहुत जरूरी बात है। ठीक है, यह पूर्ण शरीर के शामिल करने वाले व्यायाम को शामिल करके सामान्य फिटनेस में सुधार करता है और इसलिए शक्ति, लचीलेपन और सहनशीलता जैसे विभिन्न मोटर घटकों में सुधार करता है। यह VO2 मैक्स यानी ऑक्सीजन खपत को बढ़ाता है, जिसके अर्थ शरीर के मांसपेशियों द्वारा अधिक ऑक्सीजन लेना होता है। यह मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन की खपत और बढ़ा देता है। यह मांसपेशियों की शक्ति को बढ़ाता है, परंतु यह अधिकतम शक्ति या विस्फोटक शक्ति को नहीं बढ़ा पाता है। यह मांसपेशियों की सहनशीलता को बढ़ाता है, हालांकि अकेले सर्किट प्रशिक्षण लंबी दूरी धावक के लिए सही नहीं होता है। इस तरह से जो है दोस्तों हमारा 10वां चैप्टर भी आज खत्म हो रहा है। ठीक है, हम जो है बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे करके मैं दिखाऊंगा और अच्छे से अच्छा आपको प्रदर्शन करूं। आप थोड़ा सा चैप्टरों को ध्यान से समझिएगा।